हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जून मंथ। तो जून मंथ का मैगजीन, उसमें हम लोगों ने साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, आईआर तीनों कवर कर रखे हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी कवर करने वाले हैं। तो पॉलिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। मोस्टली क्या है ना, मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस। सिलेबस क्या है, ठीक है ना। फिर देखेंगे हम लोग पीवाईक्यू। फिर उनके साथ हम देखेंगे मार्क्स, कि कौन से पीवाईक्यू में कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। थर्ड हम देखेंगे कि थीम्स जो पीवाईक्यू से निकालेंगे, कौन से थीम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है ना। उन्हीं के हिसाब से करेंट पढ़ेंगे। और फोर्थ हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जब हम लिखेंगे तब स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा, तो फिर हम उसके इंट्रो और कंक्लूजन बना के पहले से ही रखेंगे विद डायग्राम। तो ये हमारा पूरा रहता है इस मैगजीन को कंप्लीट करने में। सबसे पहले सिलेबस, पीवाईक्यू, फिर उनके थीम्स, फिर उनके आंसर का स्ट्रक्चर, फिर इंट्रो और कंक्लूजन। ओके, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पॉलिटी में ना थोड़ा पॉलिटी बड़ा है, क्योंकि इसमें से सेवन सेवन से एट, मतलब मान के चलो 8 क्वेश्चन आते जाते हैं एवरी ईयर। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे लंबे लंबे सिलेबस हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा दिया हुआ है, तो पूरा सिलेबस हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस ही याद नहीं होगा ना, तब तक हम मतलब कोई काम का नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी कहता है, हर टॉपर कह रहा होता है कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो सिलेबस का पहला पॉइंट है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारा ना रजनीकांत का, तुमने देखा होगा पहला और दूसरा जो अपना टॉपिक है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कुछ उसके फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, और उधर प्रोविजंस क्या क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और फिर ये कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज लिए गए हैं, ये सब वाला माल है ना, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड इसमें टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना है ना, कंपैरिजन विद मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के से कंपेयर करो, और यूके से कंपेयर करो, ठीक है ना, रसिया से कंपेयर करो। तो वो कंपैरिजन। अब मुद्दा क्या है कि हाँ देखोगे अपना 35, 25, 10, 25, 25, 15, तो मोस्टली टाइम पे ना एक चीज देखी गई है कि इधर 1 से 2 क्वेश्चन इजीली निकलता है हर साल। अभी लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन थे। तो आप ध्यान रखोगे कि इधर 2 क्वेश्चन आप पकड़ के रखो, चलो 3 और 1 के बीच में तो हम लोगों ने एवरेज ले लिया कि 2 क्वेश्चन मान लेते हैं लगभग निकलेंगे। इसमें से मोस्टली टाइम ना ये वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है कि जो हमारा कंपैरिजन करवाता है। तो इस पे फोकस रखना है आपको, नोट्स बना के रखने हैं कि 3 4 कंट्री के साथ तो रखने ही रखने हैं। यूएस के साथ, क्योंकि अभी हम पीवाईक्यू देखेंगे तो कई बार पूछा गया है। यूके के साथ, थोड़ा बहुत चाइना के साथ, जो भी हमारे मतलब अभी जैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो उभरते हुए बहुत ज़्यादा नेशंस हैं, या फिर जो ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड हैं, उन नेशंस के बारे में थोड़ा हम कंपेरिजन करेंगे। और फिर ऐसे करके भी जिधर से हम लोगों ने कुछ रिसोर्स उठाए हुए हैं, ठीक है ना, उधर से देखेंगे कि हमने उधर से रिसोर्स लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंप्लीमेंट कर लिए, या फिर उन्हें कैसे कन्वर्ट करके तोड़ मरोड़ के हमने अपने यहाँ पे सूटेबल बना दिया अकॉर्डिंग टू कल्चर, रीजन, रेस, एथनिसिटी, सब हिसाब से जुगाड़ करके कैसे करके हमने उन्हें फिट कर दिया है। तो यहाँ पे समझ गए आप। तो पहले में 2 टॉपिक हैं, तो इन्हें अच्छे से करना है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन निकलता है इन दोनों टॉपिक से। तो दोनों टॉपिक आपके कवर होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जहाँ पे लॉ बनता है, तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है, जहाँ पे कोई भी लॉ को ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेजिस्लेचर होता है, सॉरी, जहाँ पे लॉ बनता है, और एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन। जैसे मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, उनके ज़्यादा जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे। तो मोस्टली टाइम ना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इन्हें करें ना करें, ये भी एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा कुछ काम है नहीं है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में रहे। तो उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है। जैसे मान के लो मिनिस्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव में, तो इधर क्वेश्चन निकले नहीं है। एक निकला था 21 में, 25 मार्क्स था। लेकिन मोस्टली टाइम क्वेश्चन नहीं आते, तो अपने हिसाब से तुम इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि इसे आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा खास आ नहीं रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ सॉरी, इसमें एक और नीचे आओगे ना आप, तो एग्जीक्यूटिव के बाद में है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट है क्यों, देखो मोस्टली टाइम पे ना आप देखोगे, जब भी हम सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं ना, तो उधर क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जुडिशरी होता है। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, जो लोग किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, जहाँ पे लॉ का मेकिंग होता है, जहाँ कोई लॉ बनाया जाता है,
और फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। और उस वो सही है कि नहीं सही है, उसका क्या है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब माल कौन देखता है, जुडिशरी। तो ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव मेंस में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस में नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या करना, मेंस के हिसाब से इसको इतना अच्छे से नहीं पढ़ना है। और लेकिन आपको लेजिस्लेचर को अच्छे से पढ़ना है, इधर से क्वेश्चन निकलते हैं, और जुडिशरी को भी अच्छे से पढ़ना है, उधर से भी क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या है, जिसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, पावर्स क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कैसे ये बना है, कंपोजिशन बताओ, और इसका धंधा क्या है, फंक्शन क्या है वो बताओ, ठीक है ना, जो बिजनेस कैसे काम करता है ये, ठीक है ना, और उसकी पावर्स पे और प्रिविलेज और इशू, इन सब के बारे में आपको नोट्स होना चाहिए। देखो ये जो यहाँ दिए हुए हैं ना, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इशू, यही तो थीम्स हैं, सॉरी यही तो डायमेंशंस हैं। जब आपका नोट्स बने तो आपको सब कुछ पता हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें 5-7 लाइन होनी चाहिए, उसके फंक्शन के बारे में होना चाहिए पता, हमें उसके पावर के बारे में पता होना चाहिए, उसमें उसकी प्रिविलेज के बारे में पता होना चाहिए, उसमें क्या इशू आ रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये इतनी सारे जितने भी डायमेंशन से कवर होने चाहिए हमारे नोट्स में, जिनमें से कोई भी 1-2 डायमेंशन पूछे तो हम फटाक से लिख दें विदाउट थिंकिंग, मतलब सोचना ना पड़े हमें। सेकेंड है साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है ना, 50 और 51 दोनों को देखना है। तो ये भी क्या है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इधर से भी क्वेश्चन निकल आता है। तो इस पूरे के पूरे मान के चलो, ये जो अपना थीम है या फिर जो सिलेबस का ये वाला पार्ट है, इसको देखो 35, 15, 35, 30, 20, 40, मान के चलो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। अभी क्या है ना, आप इधर समझते जाओ सिलेबस को अच्छे से, और उसका महत्व देखते जाओ कि वो उसका औकात कितना है पेपर में आने का, तो उस हिसाब से ही उस पर ज़्यादा फोकस हो। नेक्स्ट आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी हम लोग बातचीत किए थे सेपरेशन ऑफ पावर की, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वही क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बातचीत करोगे ना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन, डिस्प्यूट, रेडसर मैकेनिज्म, जो भी है जुडिशरी, तो इन सबको देखोगे ना, तो इधर से क्या है ना, एक आध क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि इधर जुडिशरी इन्होंने दे रखी है इस वाले पोर्शन में। बाकी ऊपर वाले पोर्शन में क्या था, मैंने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कवर करवाई थी। एग्जीक्यूटिव में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, लेजिस्लेचर को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उधर से हर साल क्वेश्चन आने की आशंका है। ओके, तो ऐसे ही सेपरेशन ऑफ पावर में आपको सब कुछ है, तो इसमें बचा था जुडिशरी, तो जुडिशरी को भी आपको अच्छे से रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। और बाकी इसमें जो ये वाला आपका टॉपिक है, रेडसर मैकेनिज्म ऑफ इंस्टीट्यूट, जो डिस्प्यूट होता है आपस में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट रहता है, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा ना, कि जो जुडिशरी का काम है उसे लेजिस्लेचर कर देता है आगे बढ़ के, या फिर लेजिस्लेचर का काम है उसे जुडिशरी कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दिल्ली में ना फायर क्रैकर्स थे, तो उन पे इन्वायरमेंट के रिलेटेड रूल बनाना क्या है, लेजिस्लेचर का काम है कि कोई उस पर एक्ट बनाए या रूल बनाए, लॉ बनाए, लेकिन जुडिशरी ने उसमें आगे बढ़ के काम कर दिया। तो आपस में ऐसा चलता रहता है, उसके बारे में आपको बराबर पता होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। अभी ये क्या फंक्शन है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन और स्टेट की, उसके बारे में। तो यूनियन स्टेट काफ़ी फेमस रहते हैं, क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर की बातचीत की जाती है, तो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत रहती है, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंस रिलेटेड दिक्कत रहती है, कभी पैसा नहीं दिया उन्होंने सेंट्रल ने यूनियन को, या फिर कोई और दिक्कत हो गई, तो हमेशा वो फेडरल को रिलेटेड लेके, जैसे मान के चलो अभी गवर्नर वाला दिक्कत आ गया, कि कभी गवर्नर ने कुछ कहा, जो है ना वो गवर्नर, वो सेंट्रल के द्वारा सेंट्रल के थ्रू अपॉइंट होता है, और स्टेट में कोई काम होने से मना कर दिया। तमिलनाडु अभी एक चल रहा था, आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में कुछ इधर उधर की बातें हैं, तो वो आपको इसे अच्छे से कवर करके रखना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट। अभी क्या है ना, अपॉइंटमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, इधर से हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से रखना है। हर साल अराउंड 2 क्वेश्चन मान के चलो आते ही आते हैं हर साल, तो आपको याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट से बनी होती है, ठीक है ना, तो उनकी रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशल बॉडी, इन सबको आपको क्या करना है, अच्छे से एक स्ट्रक्चर में बांध के, और इन पे पूरे से कुछ अच्छे से एक एक पेज के नोट्स बना के रखने हैं, जिससे कि क्वेश्चन जब आया था इजीली लिख पाओ। तो आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लो हर साल आराम 25 से लेके आपके 40 तक के मार्क्स आ रहे हैं। तो एक बार हम लोग सिलेबस को जल्दी देख लेते हैं। तो आपको अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है। तो सबसे पहले वो हिस्टोरिकल और उसके फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के, और क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोविजन, ये सब के बारे में पता करना है, और उसके साथ कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इधर से एक क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक बातें जो हमने पीटी में पढ़ रखी है, लेकिन ये येलो वाला है ना,
कंपेरिजन विद जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमने पीटी में नहीं पढ़ा है, तो इसे अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मैं नोट्स डाल दूंगा ग्रुप में, उधर से पढ़ लेना। अभी क्या है एग्जीक्यूटिव, तो अभी सेकंड वाली बात आती है, तो उधर हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में तीन चीजें बताई, तो इधर एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव में ज्यादा खास मार्क्स बन नहीं रहे। फिर लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में हमने देखा है कि मार्क्स बन रहे हैं काफी, क्योंकि उसके साथ में साइलेंट फीचर्स ऑफ जो अपना आरपीए एक्ट है ना 9050 और 51, उस वो भी ऐड करा है इसमें लेजिस्लेचर में, तो काफी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। फिर हमने थर्ड देखा था अपना जो पावर ऑफ सेपरेशन है उसमें, तो वह जुडिशरी, जुडिशरी से भी मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखा, और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर, और उसके तीनों पार्ट्स को हमने देखा। उसमें मेंस के हिसाब से अपना देखा था एग्जीक्यूटिव कुछ भारी नहीं है। फिर देखा हमने फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेट और सेंटर के बीच में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर बातचीत की, तो उधर भी मार्क्स मतलब देखे हमने आ रहे हैं, एक आध सेल का गैप हो गया है ना, मोस्टली टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करके रखना अच्छे से। फिर हमने देखी बॉडीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, जिनमें स्टैचुरी बॉडी होती हैं जो एक्ट से बनती हैं, और कुछ क्वासी होती हैं, और कुछ ऐसी बॉडी होती हैं नॉर्मली एज लाइक नीति आयोग, जो सिर्फ ऐसी बना दी गई हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस के सारे पॉइंट समझ में आ गए, और उनका इंपॉर्टेंस भी आपको आयोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने क्या किया है, तो हमने बताया था ना, हर साल क्या है 8 क्वेश्चन आते हैं लगभग अपने क्या कहते हैं पॉलिटी से, इसमें 5 जो अपना पूरा मान के चलोगे पॉलिटी बोलता हूँ मैं से, 5 पॉलिटी से, 3 कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी ये मेरे को क्यों करना पड़ा, तो मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, आप पढ़ लेना क्यों करना पड़ा है। क्योंकि मे भी कुछ सोना बाबू को लगेगा कि नहीं उधर सिलेबस में तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी अलग अलग दिए हुए हैं, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन और जो अपना पॉलिटी है उसमें ना धागे भर का अंतर है, फिर वो मतलब कभी इधर कभी इधर, तो एकदम ऐसा सेपरेट लाइन नहीं खींच सकते कि इधर पॉलिटी है इधर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में कभी न कभी मिलते रहते हैं, फिर कंफ्यूज होने का क्या है। तो मैंने ये टेबल सिर्फ किस लिए बनाई है, वो बाबू सोना को लगे कि हाँ मेरे को पता है सिलेबस, तो फिर उनको दिल में तसल्ली आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रहता है मोस्टली टाइम पे, तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा, और कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन, कैसे पहला अपना कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद में दूसरा तीसरा, फिर लास्ट में कैसे 26 जनवरी 1947, और फिर 26 जनवरी 1947, उससे पहले नवंबर 1946, ये सब कुछ उसमें पूरा एवोल्यूशन की बातचीत करता है। उसके फीचर्स क्या हैं उस पर बात करता है, अमेंडमेंट कैसे करते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस प्रोविजंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और कंपैरिजन ऑफ अदर के साथ में। तो ये जो मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपैरिजन करना है दूसरों के साथ में, ये केवल मेंस में आता है, तो आपको जब मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तब इसको पढ़ने का है। पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में ना फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट, वो फेडरल अभी हमने पढ़ा था, इधर से क्वेश्चन निकलते हैं। इशू एंड चैलेंजेस जो फेडरल स्ट्रक्चर में है, ये हमने देखा था, अभी वो गवर्नर वाली बातचीत हमने की थी। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन्स, तो हमने देखा था ना कि लेजिस्लेचर और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। फिर हमने देखा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मोस्टली काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का होता है। ओके, तो उसमें जो आपके मिनिस्टर्स रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो यही है ना, सेपरेशन ऑफ पावर की बातचीत कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स, अभी देखो ये मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये मेंस में ही पूछा जाता है केवल, और ये मेंशन है अलग से अपने कहते हैं सिलेबस में, इसलिए मैंने इधर दिया हुआ है। प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटिक्स, तो ये मैंने लिखा हुआ है केवल मेंस में आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये भाई पीटी में भी आता है और मेंस में भी आता है, तो मैंने इधर ही आपको बता दिया कि पीटी में भी 3 से 4 क्वेश्चन निकले हुए हैं आरपीए एक्ट से, ठीक है ना, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना दिल लगा के। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं ना कि वो 2 साल का राहुल गांधी को ना जो सजा हो गया था ना डेफामेशन के केस में, तो उनका ना जो क्या कहते हैं एमपी का मेंबरशिप था वो कैंसिल हो गया था। तो ये सब बात कहाँ से पता चली, तो आरपीए एक्ट में ही ये सब माल दिया हुआ है कि क्या कहते हैं 2 साल का किसी को इम्प्रिजनमेंट होता है या फिर कोई भी सजा होती है ना, तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, उसकी सदस्यता को मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और फिर स्टेचुरी, तो ये अपनी बॉडी की बातचीत हो गई। तो मे भी जो हमने ऊपर सिलेबस पढ़ा था उसी को इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये पॉलिटी है, पर वो धागे भर का अंतर है, तो हम लोग को कभी एंगे होंगे जाके काम नहीं करने का है, ठीक है ना। तो ये क्यों बनाया था, तो इधर आप पढ़ लेना, मैंने सोना बाबू की दिल की तसल्ली के लिए बनाया। अभी करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये सब माल को कलेक्ट करने के लिए, तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया था कि तो उन्हें पता हो करना क्या है। देखो सबसे पहले क्या है ना, बेसिक्स को अच्छा करो। बेसिक्स कहाँ से अच्छे होंगे, वो लक्ष्मीकांत से। अब लक्ष्मीकांत में क्या पूरी लक्ष्मीकांत पेज टू पेज पढ़ लेनी है, तो आंसर है नहीं।
क्या पढ़ना है तो वो इधर मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो, अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसमें आपके फीचर्स, बैकग्राउंड, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है ना, आपके अच्छे से ये तो अच्छे से पता होना चाहिए, जो बेसिक है मान के चलो 5 to 6 पार्ट। फिर उसके बाद में आपको बॉडीज बॉडीज पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और भी कुछ अच्छी थ्योरीज हैं जो उनका 7th एडिशन आया है उसमें, तो उसको आप जाके ना अच्छे से पढ़ सकते हो सिलेबस के हिसाब से। जो सिलेबस है उसको मिलाते जाओ और उस टॉपिक को पढ़ते जाओ, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने मेंस के हिसाब से छांट के रखे हुए हैं। तो पीटी के लिए भी तुम्हें पढ़ना है तो उसमें पीटी के हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं अच्छी सिलेबस में दी हुई उनको टिक करके पढ़ लो। नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अमेंडमेंट में जब भी आप पढ़ो ना तो अमेंडमेंट के बारे में सोचो कि अमेंडमेंट क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन था, ठीक है ना। और अंडरस्टैंड करो उसका बैकग्राउंड और उसकी थोड़ी सी फिलोसफी भी आगे पीछे की, क्योंकि क्वेश्चन निकले हुए अमेंडमेंट से। उन्होंने 101 अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, 69 अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा है। ये PYQ है दोनों, 101A और 69, ठीक है ना, ये दिल्ली के बारे में। तो और क्या है, इसके बाद ये सब जब तुम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लोगे ना, थोड़ा बहुत ये पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा पॉलिटिकली कि हाँ चीज़ें चलती कैसे हैं। फिर आपको ना जब ये मैगजीन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो और क्या करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें कवर करके रखनी है। बाकी मैंने कुछ चीज़ें ये मेंशन की हुई लिख के, तो आप पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं लाइन टू लाइन पढ़ने बैठूंगा तो और ज़्यादा वक्त लगेगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फाइनली बेनिफिशियल रहेगा, फैमिलियर रहेगा। क्या रहेगा, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं उनका भी एक लिस्ट बना के रखो आप कि कौन से जजमात जो जो भी जजमेंट हुए हैं जो लैंडमार्क हुए, मतलब ऐसे लैंडमार्क जजमेंट का मतलब होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि जो बहुत महान है। सपोज दैट कोई बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाला कोई भी जैसे मान लो केशवानंद भारती है, जो भी अपना जजमेंट था ना वो बहुत लैंडमार्क है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बातचीत की गई थी। तो ऐसा करके आपके एक लिस्ट बनाना है, उधर कुछ 20 से 25 एक्ट को रखना है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि 2022 में ही ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्या कहते हैं अमेंडमेंट हुए थे ना उसको मेंशन करो। फिर वो आपको नहीं पता, 2-3 एक्ट भी नहीं पता, तो फिर वो 10 नंबर में आप अच्छे मार्क्स नहीं पा पाओगे, समझ गए ना। तो एक्ट्स का भी लिस्ट बना के रखना, नहीं है तो अपन डाल देगा। तो इधर जो भी नए नए टॉपिक थे जो हमें मेंस के लिए ही पढ़ने थे उनके टॉपिक में उधर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी पॉलिटी के कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाले हुए हैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बना के, तो आप उधर जाके पढ़ सकते हो। अब ये सब चीज जो पढ़ लोगे ना उसके बाद इसे ना और अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए क्या है ना, पॉलिटी में ना करंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं नो डाउट, लेकिन करंट बेस्ड भी काफी आते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का है, या फिर कोई चैनल जो न्यूज चैनल हो उसको आप देखो, या फिर कोई रिलेवेंट वेबसाइट को पढ़ो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे को ही पढ़ो, या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप न्यूज़पेपर से भी सीख सकते हो, जो भी है उधर से कर सकते हो, ओके। तो कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि मेरे से पढ़ोगे तो वो जरूरी है, ओके। अब देखते हैं हम लोग P/Q, और P/Q में अब हम लोग देखेंगे थीम्स। तो अब तक हमने क्या कवर कर लिया, हमने सिलेबस देख लिया पूरा, अच्छे से समझा सिलेबस, उसके मतलब उसकी औकात समझी कि वो सिलेबस है ना उसकी औकात क्या है, वो कितने क्वेश्चंस पूछ सकता है, कितने क्वेश्चंस किधर से आ सकते हैं। तो हमने पूरा समझ लिया अच्छे से सिलेबस कि हमें सबसे पहले बेसिक जो अपनी एवोल्यूशन है, फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो सब बातें देखी हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर देखा है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है उसमें कुछ बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे हमने देखा है कि कुछ एग्जीक्यूटिव में या फिर हमने लेजिस्लेचर में देखा था RPA एक्ट को पढ़ना है, और बेसिक में हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन पढ़ना है। बस यही तो सिलेबस है। सिलेबस हमें याद होना चाहिए भाई, ये हर एक टॉपर कहता है, तो वो मैं भी बता रहा हूँ आपको कि हाँ याद होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं थीम्स कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। देखो भाई यार क्या है ना, पॉलिटी को मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ा था, और पॉलिटी अच्छे से इसलिए पढ़ता हूँ कि वो पीटी में जो आपके 14 से 15 क्वेश्चन निकलते हैं ना वो गलत हो गए आपके, तो हर हाल में क्या है ना आप पीछे चले जाओगे। मैं मोस्टली वहाँ एक बात बताता हूँ आपको पीटी के लिए कि स्टेटिक पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए। मेरे दोनों अटेम्प्ट में, वन में मैंने बताया था 131, सेकंड में 127, मेरे दोनों ही पीटी में, मतलब दोनों बार मैंने मेंस लिखा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 131 थे जो मैंने 2021 में लिखा था, 2022 वाले में 127 थे। तो ये मैं इसलिए नहीं ले आया कि मैंने कोई महारात की, मतलब कोई ऐसा रात में ऐसा सपना आ गया था जहाँ से क्वेश्चन फंस गए, नहीं। मेरा स्टैटिक काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। मेरा स्टैटिक बहुत अच्छा था, मतलब मैंने पॉलिटी को इतना अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अभी देखोगे जो मैंने थीम्स निकाले हैं ना वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि पॉलिटी में जो 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं ना उधर हम एक भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं
तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, वो तो सबके सही है। अगर कोई टफ क्वेश्चन गलत होता है तो हो जाने दो ना, अपन को कौन से 200 में 200 लाने, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। ओके, चलो हम लोग थीम पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे। तो अभी क्या है ना, सबसे पहले हम देखते हैं फिलोसफी। फिलोसफी से लेके ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है ये किधर मिलेगी, तो आप जाके ना 11th क्लास की एक थ्योरेटिकल जो है थ्योरी करके एक किताब है वो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है उसका इतना कोई रोटी अच्छा नहीं है। रोटी तो आप जानते होंगे, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब ये उतना ही टाइम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो जितना कि वो रिटर्न दे। अभी कोई 250 पेज की किताब बैठने मत बैठो जिसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो तो बहुत ज़्यादा है। एक मान के चलो 250 पेज की किताब को पढ़ के नोट्स बनाने में तो आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और एक क्वेश्चन फंसेगा, तो मुझे लगता है वो इतना कॉस्ट अच्छा नहीं है उसका। तो फिलोसफी में क्या क्वेश्चन निकले, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है, ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। फिर एक मैंने क्वेश्चन और डाल दिया अपनी जेब से कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमारा रिवीजन हो सके जब मैं इनको पढ़ूँ तो अपने आप मेरे को पता चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, उसका कुछ उसके बारे में बताओ। तो ये आपको ऐसे मैंने, ये तो पीवाईक्यू है, ये मैंने इसलिए दे दिया कि मैं जब मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ पीवाईक्यू को तो अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। तो पहला फिलोसफी के हिसाब से था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा था। वैसे हम इसे GS4 में भी पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की फिलोसफी क्या है। जैसे प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है, वही उसके बारे में सब कुछ बताती है। तो पहला थीम है फिलोसफी, उससे एक क्वेश्चन निकला हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी क्या है, तो ये दोनों कीवर्ड पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या है, सॉरी मॉरलिटी क्या है। सेकेंड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि डिस्कस द इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड मेजर चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अभी हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, वैसे मोस्टली ना 2013 से आपको 2022 तक के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। पर सॉरी, एक्चुअली में क्या है ना, मैंने पॉलिटी में थोड़े मार्क्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ स्कोप लग रहा था, मेरा काफ़ी अच्छा पॉलिटी था, तो मैंने ना 2005 से क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए थे। वो क्यों, तो उनके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि इसमें जो स्टैटिक क्वेश्चन थे ना वही मैंने लिए थे केवल, और जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे ना, मतलब करंट रिलेटेड, उनको नहीं लिया था। अभी स्टैटिक क्यों लिए थे, क्योंकि इनसे ना थोड़ा सा मेरे डायमेंशंस अच्छे हो रहे थे आंसर लिखने के लिए, कि मेरे को पता चल रहा था कि ये वाली चीज़ कहीं छूट रही है। मान के चलो मैंने ये कोई टॉपिक पढ़ा और ये पढ़ा, तो बीच में जो गैप था उसे ब्रिज करने के लिए मैं ये पुराने क्वेश्चन उठा लिया, क्योंकि जो सबसे अच्छा सोर्स है हमारी जर्नी का वो है, सबसे अच्छा सोर्स वो है PYQ ही। तो फिर मैंने सोचा इन्हें उठा लेता हूँ, तो मैंने उधर से उठा लिया। आप चाहो तो इन्हें मत पढ़ना, आपकी श्रद्धा है, आपको वक्त है और आपकी दिली इच्छा है तो आप इसे पढ़ लो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। मतलब बहुत सारे काम है आपके पास, सोना बाबू हैं आप। तो डेमोक्रेसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2006 में तो फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। प्रियम्बल के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ सकते आप। 2016 में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, प्रियम्बल के जो उसमें रिपब्लिक बर्ड है उससे रिलेटेड बातें पूछी थी। तो आपको प्रियम्बल के बारे में इंट्रो, कंक्लूजन और उसके सारे बर्ड्स पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख के रखने का है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे देखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट, फर्स्ट देखो स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट 2017 में, राइट राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, जो आर्टिकल 21 में आता है, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछा गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 2014 में, 66A IT एक्ट 2013 में, आर्टिकल 21 2012 में, और ये फिर वो नीचे के आप चाहो देख लो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है ना, व्हाट इज द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और जो राइट्स, जो अपनी रिट्स होती है ना, उनके बारे में पूछा है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, किसके पास ज़्यादा पावर है, उसको रिलेटेड उन्होंने 2006 में क्वेश्चन पूछा। बहुत सरल है, अभी ये PT के लिए अच्छा है, हमें पता होना चाहिए। तो समझ गए ना, फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा डेफिनेशन, उनके बारे में छोटी छोटी सी मतलब लाइनों में, चार चार पाँच में आपको नोट्स बना के रखने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आप देखोगे 2012 में क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद 2018 में आया है, लेकिन अभी लेटेस्ट कोई नहीं निकाला है। तो अभी क्या है ना, अभी आप देख सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी आपको पढ़नी है PT के लिए, तो आप इधर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। DPSP 2007 में क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी कोई नहीं आया, लेकिन तब उन्होंने पूछा था कि जो FR मतलब फंडामेंटल राइट्स
और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस और उनके क्या है, तो उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, तो ये 2015 में क्वेश्चन निकला। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा है ना जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इस पर कितनी चर्चा चल रही है, बहुत सारा न्यूज में है। तो इस बार मुझे मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना वो आएगा पेपर में, तो आप इस पर अच्छे से बना के रखो, नहीं बना के रखो तो मैंने उधर ग्रुप में डाला हुआ है, इसके प्रो एंड कॉन बना के पूरा एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। जुडिशियल रिव्यू, उस पर क्वेश्चन पूछा था 2016 में कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बेसिक फीचर्स क्या है और ये कैसे है, ठीक है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उस पर बातें की हुई हैं। तो इधर 2020, 14, 8 काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। जुडिशरी पे 2021 में ही क्वेश्चन था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे, ठीक है ना, 2017 में क्वेश्चन था। ये देखो ट्रिब्यूनल्स 2018, 2011 ट्रिब्यूनल, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब के सब एक ही चीज के मतलब पार्ट हैं, वो है जुडिशरी से। ये जो अपना सिलेबस में हमने देखा था ना सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी मेंशन था ना, उसकी ही 4-5 थीम है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, उसी के थीम है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये काफी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, क्योंकि इधर से मेरे को काफी क्वेश्चन मिले। जैसे 2016 में क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले पुराने पूछे, लेकिन मेरे को काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे वो, कि रोल रोल सॉरी जो है ना रोल ऑफ द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में जो कास्ट का रोल है उस पर बताओ। जो रिलीजन का इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉलिटिक्स पे, उसके बारे में बताओ। ये अभी पढ़ रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो हम बहुत पढ़ते हैं, अभी न्यूज में रहता है कि पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज क्यों किया जाए। अराउंड हमने देखा था ना 44% जो अपने एमपी हैं उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं अराउंड में, पक्का नहीं हो इस डाटा के बारे में, ठीक है ना। तो वैल्यू बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या होती है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है अपनी थिंकिंग डेवलप करने के लिए। तो आप इनमें से ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, यानी पढ़ के थोड़ा समझ सकते हो। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या है, ये अपना लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो वहाँ पे जॉइंट सेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ठीक है ना। गवर्नमेंट की इफिशिएंसी के बारे में पूछा था कि इफिशिएंट है कि नहीं है। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। पार्लियामेंट फॉर्म जो है ना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ना दो टाइप की बन सकती है, एक पार्लियामेंट फॉर्म और एक प्रेसिडेंटल फॉर्म। तो प्रेसिडेंटल फॉर्म और पार्लियामेंटल फॉर्म, इन दोनों के बारे में ना आपको लक्ष्मीकांत में अच्छे से मिलेगा और काफ़ी माल दिया हुआ है, उधर से जाके आप नोट्स बना सकते हो कि पार्लियामेंट फॉर्म क्या होती है और प्रेसिडेंटल फॉर्म क्या होती है। प्रेसिडेंटल फॉर्म के प्रो और कॉन्स क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, और पार्लियामेंट फॉर्म के नेगेटिव पॉजिटिव क्या है और उन पर एक अच्छा सा कंक्लूजन, ये उधर देख सकते हो। एक क्वेश्चन आया 2021 में आया, तो ये पहले से ही आपको तैयार रखना है। पार्लियामेंट्री डिक्लाइन, वो भी पार्लियामेंट में ना जो क्या कहते हैं काम करने का धंधा है वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है, रोज हु हल्ला होता है और लोग काम काम करते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं, और कुछ लोग तो बस हो ही करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो उसका मतलब जो भी मान के चलोगे पार्लियामेंट में वर्क का अच्छे से प्रोडक्शन होना चाहिए था ना, वो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वही सब बात के ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एमपी का एज डिमिनिस्टर, तो एमपी के रोल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था 2014 में, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के और उस हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, ये इंपॉर्टेंट थीम है पार्लियामेंट में ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं लगातार। 2021 में क्वेश्चन पूछा था स्टैंडिंग कमेटी पे, 2018 में क्वेश्चन पूछा था एस्टीमेट कमेटी पे, और 2017 में क्वेश्चन पूछा था पब्लिक अकाउंट कमेटी पे, ठीक है ना। और 2011 में क्वेश्चन पूछा था डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री फॉर्म। देखो स्टैंडिंग कमेटी 2011 में पूछी गई और फिर वो 21 में रिपीट हुई। अब यहाँ तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि मैं 2005 से क्वेश्चन क्यों रखे हूँ, क्योंकि 11 का छोड़ दिया होगा आदमी का, नहीं 13 से करने का है, फिर वो 21 में पूछ लिया। अब जो है ना इधर मैंने लिखा हुआ था 11 का, तो मैं लिख के गया था इसे, तो फिर मेरे लिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे लिख चुका था। ये 21 में आया ना, हाँ तभी मैंने ये लिखा था। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्या प्रिविलेज हैं, कैसे क्या करना चाहिए, क्या पार्लियामेंट का सेशन चलता रहे और किसी को सिविल मतलब किसी ने सिविल क्राइम किया है तो उसको अदर से अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, इन सब बातों पे, ठीक है ना। माफ़ करना वो मैंने किडनैप बोल दिया था। तो राज्यसभा, अभी क्या है ना देखो, लेजिस्लेशन के जो 4 पार्ट हैं हम देखते हैं, ये एक सेंट्रल लेवल है, ये स्टेट लेवल है। सेंट्रल लेवल पे देखोगे आप तो आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे देखोगे तो आप देखा होगा ना लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये 4 हो गए ना आपके लेजिस्लेशन के लिए, तो इन चारों को अलग अलग पढ़ना है आपको, कि लोकसभा उसके पॉजिटिव नेगेटिव, फिर राज्यसभा उसके पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोनों में सिमिलरिटी, दोनों में डिफरेंसेस पावर के हिसाब से। ऐसे ही इधर
ये पढ़ लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है फिर से सुन लो। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोनों की पावर्स का डिफरेंस और सिमिलरिटी, कि क्या किस में पावर ज़्यादा है, राज्यसभा किस चीज़ में पावर आगे रखता है, लोकसभा किस चीज़ में पावर आगे रखता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इनको चारों को आपको अलग से बना के रखना है। तो राज्यसभा के बारे में देखोगे तो 2020 में क्वेश्चन आया था, लोकसभा में हमने देखा था ऊपर एक क्वेश्चन निकला था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल पे ही मिल सकते हैं। तो आप पहले से ही आधा आधे पेज का नोट्स बना के रखो, 2 पेज में चारों निपटा दो। अभी नेक्स्ट आता है गवर्नर एवं स्टेट ऑफ दिल्ली। ये अलग मैंने क्यों किया, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने थीम ही अलग कर दिया। ठीक है ना, 2016 2018 में जो 69 अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। गवर्नर के ऊपर देखोगे तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में भी क्वेश्चन था। लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है ना, जो गवर्नर की है उसके ऊपर क्वेश्चन था। 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं 8 का लिखा हुआ था। 2022 में मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। हमने देखा ना 2021 और 22 में मैं ये क्यों किया हूँ कि 2011 का भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2008 का भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसका मतलब पहले से क्वेश्चन आप रखो जो स्टैटिक पार्ट के हैं उनको, तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका ना माइंड ब्रॉड होता है। जब हम लोग ना मेंस के क्वेश्चन देखते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से थिंकिंग डेवलप करना सीख जाते हैं कि हाँ किसमें क्या लिखेगा, एक स्ट्रक्चर ब्रेन में बनने लगता है। ओके, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं आर्टिकल 370 पे, तो अभी उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो मेरे को लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार इसे देखना चाहिए। ओके, क्वासी जुडिशियल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन है, ये बॉडीज वाले में होना चाहिए, तो इधर गलत आ गया। ठीक है ना, तो बाकी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो हमने पढ़ा था, ये किस सिलेबस में हमने दिया हुआ था, हमने ये देखा था कि जो आपका जुडिशरी वाला था ना, उधर मैंने इसे मेंशन किया था, उधर आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट है इंडियन फेडरलिज्म, जहाँ मैंने क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखे हैं। 2020, 2019, 2016, 2015, 2014, 2013, 8 और 5। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने देखे ना इंडियन फेडरलिज्म पे पूछे गए। क्यों? क्योंकि हर साल ना स्टेट और सेंटर और स्टेट का तू मैं चलता ही रहता है, कोई ना कोई दिक्कत रहती है। कभी ममता ममता बनर्जी को मज़ा नहीं आता है, कभी मोदी जी को, तो फिर वो दोनों आपस में कुछ कह देते हैं, या फिर कोई स्टेट में क्या कहते हैं गवर्नर को कुछ कर दिया, या दिल्ली के ही गवर्नर के साथ में बहुत पंगे रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मतलब चलता ही रहता है। ठीक है ना, तो ये सब अच्छे से देखने का है, क्योंकि फेडरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हारमोनी रखने के लिए, या फिर दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशंस रखने के लिए। ओके, तो इधर आप देख सकते हो नेचर ऑफ फेडरलिज्म पूछा है 2020 में, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म सुप्रीमेसी एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शन 2019 में था, 2016 में था, 2015 में था कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेट करे जो एक दूसरे को। ठीक है ना, फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखो, ये सारे ना मोस्टली टाइम पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे, मतलब आइडियोलॉजी आपको प्रोवाइड कराएंगे और अच्छा ब्रेन में स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप इनको लिख भी सकते हो अच्छे से, वैसे लिखने तो है ही आपको, लेकिन आप अभी केवल पढ़ लो। तो देख रहे होगे आपको इंडियन फेडरलिज्म पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाएगा ना, तो हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर में 3 थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उसमें सेपरेशन पावर पे ही स्पेशली उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया केवल, मतलब कुछ अंदर नहीं पूछा है, तो उसको मेरे को अलग थीम बनाना पड़ा। इसमें पूछा है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। उन्होंने पूछा है कि स्ट्रिक्ट मतलब चेक, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो क्या है। तो आपको इधर डिफाइन करना पड़ेगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो किसने दिया था, तो उसके हिसाब से आगे आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। रिस्टोरिंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ बातचीत होगी। ठीक है ना, तो वो क्या है उसके बारे में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने 2 क्वेश्चन मिले, तो मैंने कहा थीम ही इसका सही रहेगा। इंटर स्टेट काउंसिल, पहले आया क्वेश्चन लेकिन अभी नहीं आया, लेकिन हमारे पास इसका माल रेडी रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं, तो जानते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो वो कभी बना सकते हैं। सेकुलरिज्म पे क्या है ना, जीएस फर्स्ट का एक, ये सेकुलरिज्म सोसाइटी में ना काफ़ी आते हैं, तो उधर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। 2019 में जीएस 2 में भी पूछ लिया उन्होंने, तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि आपको एकदम दिमाग में आया होगा अरे एक ही क्वेश्चन आया है क्या। हाँ, क्वेश्चन बहुत आए हैं सेकुलरिज्म पे, लेकिन वो उधर आते हैं सोसाइटी में जीएस 1 में, ये जीएस 2 हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस का सेकुलरिज्म और इंडिया के सेकुलरिज्म में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस सिमिलरिटी पूछी। इमरजेंसी तो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये सब क्या है, इमरजेंसी, सेकुलरिज्म, इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब फेडरलिज्म से रिलेटेड ही समस्याएं और उनके कुछ डायमेंशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब ये आ गया था।
तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्वेश्चन देखा था, पहले भी एक 69 वाला पूछा जा चुका है जो 2016 में था। अभी 368 के हिसाब से 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि पावर जो अमेंडमेंट की है ना कॉन्स्टिट्यूशन के पास, वो किस हिसाब से, ठीक है ना। 2013 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, 101 होगा ना, हाँ 101 में। अभी आते हैं हम लोग, ये अपना सब हो गया खत्म। अब तक हमने क्या देख लिया, किस किस के थीम देख लिए, हमने बेसिक थीम्स देख लिए, सेपरेशन ऑफ पावर के सारे थीम्स देख लिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और अपने जुडिशरी, उससे रिलेटेड जो थीम्स बने वो सब देख लिए। अब हम थीम देखेंगे बॉडीज की, और बॉडीज कितने प्रकार की, दो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब इन्हें हम देखना शुरू करते हैं। कैग, कैग दिख रहे हो, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मतलब कैग काफी इंपॉर्टेंट है। कैग का इंट्रोडक्शन, कैग की बॉडी में उसकी पावर्स सारी, और उसका कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं पावर्स को लेके, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन, कोई ना कोई दिक्कत रही होंगी उसको, तो वो भी आपको मेंशन करके ऐसे नोट्स बना के रखना है। ऐसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए कैग का कि सबसे पहले इंट्रो, उसका आर्टिकल पता हो तुम्हें तो आप उधर डिफाइन कर सको इस आर्टिकल में है तो, ठीक है ना, और बाकी उसकी क्या पावर्स हैं, क्या उसको लेकुना है, समस्याएं क्या आ रही हैं उसको, और कुछ वे फॉरवर्ड और या फिर कंक्लूजन, इसे रेडी करके रखना है। इलेक्शन कमीशन सेम, इसमें भी 2018, 17, 17 देख रहे हो, 3 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चौथी बार पूछने में उसे कोई शर्म थोड़ी नहीं महसूस होगा, फटाक से पूछ लेगा, तो वो आपको बराबर तैयार करके रखना है। इलेक्शन कमीशन का भी वही, सारी बॉडीज का सेम है स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर एक बार, इंट्रो, इंट्रो में आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, इसका कौन सा आर्टिकल है, उसकी पावर्स क्या है, ठीक है ना, उसके मेंबर्स क्या हैं, ठीक है ना, ये बात पता होनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके वे फॉरवर्ड, और फिर आगे कंक्लूजन। कंक्लूजन हो तो ठीक है, नहीं तो वे फॉरवर्ड तक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर बना के रखो। अटॉर्नी जनरल का, इसका भी स्ट्रक्चर सेम, फाइनेंस कमीशन का भी स्ट्रक्चर सेम। देखो 2021 में, 2018 में, 2013 में 3 3 4 4 बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी 2008 में पूछा गया, अभी नहीं पूछा गया, लेकिन माल बराबर रेडी रखना है। लोकपाल, लोकपाल 2013 में पूछा गया था क्योंकि तब बहुत न्यूज में था, ठीक है ना, लेकिन अभी ये दोबारा नहीं पूछा गया, तो फिर भी हम लोग को माल रेडी रखना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, 2018, 2018 2 बार क्वेश्चन पूछे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर यहाँ क्वेश्चन था 2018 में, और यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देख रहे हो एक एक साल में ना दो दो बॉडी तो हर साल पूछे, और इस बार तो सेम टू सेम बॉडी पूछ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो आप उसको ध्यान रखो, इनका वही स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बताया बराबर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेम स्ट्रक्चर आपको रेडी करना है, 2020, 2017 काफ़ी पूछा गया है। कैट के बारे में 2019 में क्वेश्चन आया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्पीकर के बारे में देखोगे 2020, 2010, 2010 से 2020 में सीधा आ गया, तो जिसने पहले लिखे होंगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। इधर उन्होंने एक कोट पूछा था, वन से स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, उसके बारे में उन्होंने पूछा था क्या है। स्ट्रेटजिक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, वो मैंने बोला था ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन पे भी रेडी रखना है। तो इधर एक 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल का। मैंने उधर क्यों कहा था, आप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन पे सब पे, चारों के चारों पे, सेंटर के 2, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली पे हमें नोट्स रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इधर क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमन राइट कमीशन 2021, 2014 रेडी रखो। एक और ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन था ना जो हमने एससी के साथ देखा था, ये देखो इसमें भी बात की गई है, लेकिन वो इसके साथ करके की गई है, तो मैंने इसलिए इधर डाल दिया। फिर भी देख रहे ह्यूमन राइट कमीशन काफ़ी आंधी काट रहा है, 3 3 4 4 बार पूछा गया है। सीबीआई, इस पर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ही 2021 में, ठीक है ना, तो इसको भी आप रेडी करके रखो। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाएगी तो वाइस प्रेसिडेंट पे 2014 में क्वेश्चन था, और आपका एक और प्रेसिडेंट पे 2011 में क्वेश्चन था, और वाइस प्रेसिडेंट पे 2022 में क्वेश्चन था, वो इलेक्शन हुए थे ना, तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इन पे भी आपको अच्छे से एक स्ट्रक्चर बना के कि इनका क्या आपका पूरा आर्टिकल, फिर इनकी पावर्स, सारी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशल पावर और अदर पावर्स, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही हो वो, उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड, और फिर कंक्लूजन रखना है आपको। आरटीआई पे क्वेश्चन है 2020, 2012 में, 2012 वाला ही, और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके 2020 में पूछा था उन्होंने। आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, 2022 में क्वेश्चन था, 2019 में क्वेश्चन था, 2020 में क्वेश्चन था। देख रहे हो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छे से एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करके आपको नोट्स बना के रखने का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस पे श्याम स्कैंडल हुआ था तो तब क्वेश्चन पूछा था,
लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे सिलेबस में है तो फिर भी थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो 2021, 2020, 2018, देखो इसने पहले यूएसए इंडिया का पूछा है, फिर यूके इंडिया का पूछा है, फिर यूएसए इंडिया का पूछा है। तो यही मोस्टली मैंने बोला था ना, 4-5 स्टेट्स हैं, उनको अच्छे से आप उनके बराबर कंपेयर करके रखो। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू क्या है, तो उधर देखो कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू को लेके बातचीत चली थी 2008 के अराउंड, तब उन्होंने पूछा था। तो अभी इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन मैंने अपने में मेंशन किया हुआ, क्योंकि मुझे ये लिख के इसका थोड़ा रिवाइज करना था। एक लास्ट आता है जो हमने उधर नहीं देखा था, पीआरआई, ठीक है ना। तो पीआरआई को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चंस आते ही हैं हमेशा। 2022 में पूछा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, 2020 में पूछा था फंक्शन और चैलेंजेस, ठीक है ना। 2019 में पूछे थे रिजर्वेशन लेके, रिजर्वेशन जो वुमेन्स को लेके है ना, उसके बारे में 2019 में। 2018 में पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। देख रहे हो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 22, 20, 19, 18, कितनी इंपॉर्टेंस है, 17, 15, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो पीआरआई कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। पीआरआई में है ही क्या, 3 चीज़ें पढ़नी है आपको, रूरल, अर्बन और पेशा एक्ट। मुश्किल से ना 3 या 4 पेज के नोट्स हैं और हर साल एक क्वेश्चन निकलता है, ठीक है ना। अभी जो जो उसमें माल दिया हुआ है वो तो ठीक है, लक्ष्मीकांत वाला, लेकिन थोड़ा सा माल हमें ना बाहर से भी कलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे ना थोड़ा अपना जो क्या कहते हैं आंसर है वो केवल फैक्चुअल ना रहे, उसमें थोड़ा कंटेंट भी रहे, कुछ अच्छी बातें भी रहे, कुछ कोट वोट वगैरह रहे ना, ठीक है ना। गांधी जी का ड्रीम जो विजन था वो कैसे फुलफिल होगा, या फिर कुछ और भी बातें। आप इसे ना इसका इंट्रो चाहो तो आप उठा सकते हो पीछे से रिपिन के बारे से, फिर गांधी जी का विजन से, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, मतलब हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो अभी अपने सारे कंप्लीट हो गए, हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, बेसिक बातें हमने सबकी, सेपरेशन ऑफ पावर समझा, ठीक है ना। और हमने पीआरआई समझा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी समझी। यही 4-5 मैन जो क्या कहते हैं वो थे ना, हमने सिलेबस के पार्ट वो कवर हो गए, फिर इनमें हमने बहुत सारे थीम्स को देखा विद क्वेश्चंस। ओके, तो ये कवर हो गया। अब हमने क्या सीखा, ये पूरा सब कुछ पढ़ा। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं, लेकिन आप पढ़ लोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या सीखा हमने। नाउ अगेन, मोस्ट जो टॉपिक रिपीटेड हैं उन पे आपको इंट्रो, कंक्लूजन, और मैंने पहले ही बता रखा है क्या क्या करना है। फाइनेंस कमीशन, प्रेशर ग्रुप, पार्लियामेंट्री कमिटी, आरपीए, इलेक्शन, कैग, ये सब हमने दिए हुए हैं। लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब पे ना अलग बनाने हैं चारों पे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नोट्स ऑन ईच टॉपिक वो मैं बता दिया आपको पहले ही कि आपको अच्छे से बना के रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे ना इलेक्शन कमीशन है या कुछ है तो उसके आर्टिकल पता होने चाहिए, जो पीछे आप ब्रैकेट में मेंशन कर दो, या फिर आप लिख दो, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुमका पॉलिटी आता है। तो आर्टिकल नंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स, चेयरमैन हुम अपॉइंट, रिमूव, टेन्योर, ये सब रट्टा होना चाहिए, क्योंकि ये पीटी में आता है। और ये आप पीटी वाला याद रहे और आप मेंशन इसे मेंशन करोगे ना, तो एग्जामिनर को अलग ही मजा आएगा, और उस जब आंसर चेक कर रहा होगा तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जमीन न खिसके, लेकिन मतलब ज़्यादा मार्क्स देगा, रट्टा मारो जिंदाबाद। प्रेशर ग्रुप वो अलग दिए थे तो फिर आपको बराबर याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमिटीज वो हमने देखी थी ना, कि 3-4 कमिटियों से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, और एक तो रिपीट हो रखी थी। आरपीए अलग से मेंशन है, 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको बराबर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस देना है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो फेडरलिज्म पे हमने देखा था हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो बराबर आपको उस पर अच्छे से ध्यान देना है। एवरी ईयर, ये मैंने देखा ना, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। तो लक्ष्मीकांत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पहला वाला देखा था, प्रियम्बल, बेसिक फीचर्स, साइलेंट फीचर्स, ठीक है ना, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स, ये सब आपको लक्ष्मीकांत से एकदम रट के रखना है, जिससे आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको मजा आ जाए। नाउ कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी वो ट्रेंड चल रहा है तो कभी न कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आपको अमेंडमेंट भी पढ़ने हैं अच्छे से, जैसे 2 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है तो आपको पढ़ना है। अमेंडमेंट के साथ साथ जजमेंट भी पढ़ने हैं, क्योंकि वो मैंने दिखाया था आपको ना, 3 से 4 क्वेश्चन आए, कुछ महान जजमेंट्स रहे होंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने उधर मतलब रिकॉग्नाइज करे हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और कुछ मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनका ये पूरा लिस्ट दिया हुआ, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करोगे, आप वीडियो रोक के अभी या देख लो या फिर बाद में, इन सब पे माल बना के रेडी रखो, ठीक है ना। क्योंकि 8 क्वेश्चन की बात है भाई, मतलब हाफ, 50% अराउंड मान के चलो हमारा जो पेपर 2 का सिलेबस है वो अकेला पॉलिटी है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ना है। ओके, फिर मैंने कुछ इलेक्ट जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर मतलब जब भी मैं देता हूँ कोई भी चीज़,
तो उसमें देता ही जो मैंने बना के रखे अपने लिए। तो इलेक्शन पे इंट्रो कंक्लूजन है, जितनी भी बॉडी हैं जो बुलबाग बोलते हैं जिन्हें, उन सब पे इधर इंट्रो दिया हुआ है। फाइनेंस कमीशन पे भी इधर मैंने इंट्रो दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ के कॉपी कर सकते हो। प्रेशर ग्रुप पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना। फेडरलिज्म पे भी, और इधर ही चारों पे राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, सबके बारे में दिया हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर जो बहुत आता था उस पर भी, अमेंडमेंट पे भी दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल्स पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इन सब पे है। तो ये आप जाके खुद अच्छे से इन्हें रट्टा मार लेना है, जो मैंने मारा हुआ है वैसे ही, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, कि हमारी जो पॉलिटी थी ना, उसमें क्या था माल जो हमें पढ़ना था, ठीक है ना। मैगजीन पे, अभी मैगजीन पढ़ते हैं उससे पहले ना अपना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ समझाता हूँ। अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं समझाता हूँ। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि सिलेबस पढ़ो, सिलेबस याद करो, लेकिन वो क्या है ना, हम कभी याद नहीं कर पाते हैं। यदि हम उसे थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से हर बार देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, 4-5 महीने में हमें हर टॉपिक याद होगा, हर टॉपिक उसका इम्पोर्टेंस भी पता होगा। तो ये आपके लिए ना, ऐसे मान के चलो ना, एक अलग टाइप का मतलब संजीवनी होगी, जो आपकी प्रिपरेशन को ना बहुत तगड़ा बूस्ट कर सकती है, यदि आप थोड़े से भी सीरियस हैं तो। यदि यहाँ तक आए हैं तो आप शायद सीरियस ही होंगे। ओके, लेकिन यदि आप ये ऐसे ही डाल दोगे कि नहीं नहीं चलो ठीक है, काम की बात पढ़ लेते हैं, तो काम की बात ये इतनी नहीं मेरे को लगती, जितना इससे ऊपर वाला लगा। यदि मेरे को पता नहीं है अच्छे से उसके बारे में जो यूपीएससी ने हमें दिया हुआ है पहले से, जैसे कोई भी केस को सॉल्व करने से पहले ना थोड़ा क्लू चाहिए होता है, तो ये जो हमें पीवाईक्यू दिए जाते हैं ये क्लू का बेस है हमें केस को सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व केस कहाँ होगा, फिर वो एंड होगा लवासना में। ओके, तो देखते हैं पॉलिटी में कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं। वो सॉरी, आर्टिकल है उनको जल्दी जल्दी। न्यू पार्लियामेंट हाउस, तो अभी वो नया पार्लियामेंट बना है ये, और ये पुराना वाला था। तो ये बना है तो इसको आपको देखना है, क्योंकि पीटी में एक क्वेश्चन आना था, वो आ चुका है। तो अभी मेंस में क्या लगता है आपको, ऐसे पूछेगा वो कि नए पार्लियामेंट और पुराने पार्लियामेंट को कंपेयर करो? नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अभी आप देख रहे हो तो इस चित्र को देख लेना, थोड़ा आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। बाकी कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनको 120 पेज भरने थे, तो वो बराबर समझाएं कि इसका आर्किटेक्चर क्या है। यदि आप आर्किटेक्चरिस्ट हैं, ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से देखो, सिविल इंजीनियर वाले हैं तो आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए शायद, कि नेक्स्ट पार्लियामेंट बने तो आपको उधर कुछ बुलाया जाए, ठीक है ना। इधर देखना है। अभी ये प्रेजेंट बिल्डिंग है, उसके बारे में क्या है, जो मतलब पुराना वाला है, वो किसने बनवाया था, ध्यान रखना है। जो अपने एडविन लुटियंस थे ना, तो जिसे कभी देखा होगा तुमने, बोलते हैं लुटियन दिल्ली, ठीक है ना, जहाँ ये सब लोग रहते हैं मोस्टली अमीर और पॉलिटिशियंस। तो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट थे, मतलब बहुत फेमस। मॉडर्न में देखा जाए ना तो काफ़ी फेमस और ख्याति प्राप्त जो अपने आर्किटेक्ट थे वो थे एडविन लुटियंस सर, ठीक है ना। उनके साथ में भी हार्वर्ड बैकर भी थे, इन सब लोगों ने मिलकर ये डिजाइन किया था अपना पुराना वाला, काफ़ी अच्छा था। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1921 से लेके 1927, मतलब देख रहे हो 100 साल पुराना है। अभी 1923 चल रहा है ना, तो कंस्ट्रक्शन 100 साल हो गए हैं इस पूरी बिल्डिंग को बने हुए, और आज भी काफ़ी सही थी। अभी देखो, ये दोनों इधर आगे चल के ना ये करवाएंगे कि कंपैरिजन बताओ इनमें, नई और पुरानी में। तो अभी कोई भी नई बिल्डिंग बनती है तो उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, नई बिल्डिंग है, स्पेसियस होगी, जगह बनाई जाएगी, भूकंप अर्थक्वेक से ना रेसिस्टेंस उसका दिया गया होगा, कि अर्थक्वेक का अभी ना हम लोग पहले जॉन सेकंड में आते थे 100 साल पहले, अभी जॉन फोर्थ में आते हैं, तो उसको उस अच्छे से कर दिया होगा, स्पेस दे दिया होगा। इन्वायरमेंट तब इतना दिक्कत नहीं था, तो अभी है, तो उस हिसाब से अच्छे पेड़ पौधे लगा दिए गए होंगे। बस यही तो नई बिल्डिंग में करेंगे। अभी पुराना मकान से नए में शिफ्ट होते हैं तो मोस्टली क्या चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ें जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वही इधर है। अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान रखना है कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का रिप्रेजेंटेशन है। वो आपको इसमें देखना है, नए वाले में। पुराना वाला भी कहता है लेकिन नया वाला, इसका ये थीम है, ठीक है ना। तो और क्या है इसमें यूनिक, तो यूनिक है ना जो आपकी इसका सर्कुलर शेप है ना, वो चौसठ योगिनी टेम्पल है मुरैना में। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था चौसठ योगिनी के बारे में, ठीक है ना। तो चौसठ योगिनी टेम्पल है मुरैना में, उससे कॉपी किया गया है। ये डिजाइन उससे इंस्पायर है, सॉरी कॉपी नहीं है, इंस्पिरेशन उससे लिया गया है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये वाली, कि इंस्पिरेशन किधर से लिया गया था वो। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या है, तो ध्यान रखना है, एक राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, इन्होंने दिखा है कि नेशनल फ्लोवर लोटस भी होगा, बनियान ट्री है, सिंबल सेंगोल है, वो मोदी जी ने रखा था। ये हमें कहीं भी काम की चीज़ें नहीं लगती हैं, जो काम की चीज़ मैंने बताया था इससे। अभी सिंगोल क्या है, इसको आप जाके गूगल कर सकते हो, ठीक है ना।
अशोक का पिलर छत पे लगाया गया है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कहाँ लगा, अशोक चक्र गेट के बाहर बना है, वो भी नहीं पूछेगा। अभी ये मेरे को थोड़ा काम का लगा। वुड नागपुर से लिया गया है, मार्बल गुजरात से आया है, स्टोन वर्क राजस्थान से हुआ है, और बम्बू है वो त्रिपुरा से हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए कौन सा माल किधर से आया था, क्योंकि ये पीटी में कभी पूछ ले तो हमें बराबर पता होना चाहिए कि वुड कहाँ से आई है, नागपुर से, और मार्बल गुजरात से, और कुछ स्टोन का वो राजस्थान से, और बम्बू त्रिपुरा से। तो अभी पहला टॉपिक नोट दिया, नीड ऑफ न्यू पार्लियामेंट। भाई ज़रूरत क्यों है? पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सीटें बढ़ेंगी, तो सीटें बढ़ेंगी तो फिर वो इसका स्पेस कम था, नंबर ऑफ सीट बढ़ाना था। डिस्ट जो अपना था मतलब इंफ्रा था ना, वो काफ़ी पुराना हो गया था, इसलिए डिस्टेंस लग रहा था, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था। फायर सेफ्टी का कंसर्न था क्योंकि वो 100 साल पहले बनाया ना, तो उस हिसाब से फायर का, अर्थक्वेक का और भी बहुत कंसर्न्स रहे होंगे। कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पा रहा था, ऑब्स्टेकल था उसमें। स्ट्रक्चरल सेफ्टी नहीं थी, 100 साल पुराना है तो कभी भी गिर सकता था, क्योंकि वो मैंने बोला था ना अभी, अर्थ को एक सेकेंड में आता था तब, जब ये 1921 से 27 में बना था। अभी अर्थ को एक 4th जोन में आता है दिल्ली। वर्क स्पेस अच्छा नहीं था, उधर लोग बैठ नहीं पाते थे, भीड़ हो जाती थी, फिर खड़े खड़े काम करना पड़ता था, गली में खड़े होते थे। मेन फीचर्स क्या हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट है, मॉडर्न इंफ्रा है, स्पेसियस है, वो मैंने बता दिया आपको। आपने घर लेते हो जो सारे फीचर्स आपके घर में होते हैं नए में, वही सब इसमें लिखने हैं। कंक्लूजन क्या दे सकते हो कि न्यूली वर्ल्ड पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट ए बिल्डिंग बट ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ ड्रीम ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। एक्चुअली में क्या होता है ना, पार्लियामेंट है ना, वो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। किसी भी पार्लियामेंट को ना टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल आप लिख सकते हो, ये इन्होंने भी कुछ दिया है एग्जाम्पल, आप सॉरी कंक्लूजन आप भी बता सकते हो कि ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में टेम्पल की पूजा होनी चाहिए। इन्होंने भी वही लिखा है, द न्यू वर्ल्ड पार्लियामेंट है वो केवल एक बिल्डिंग ही नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है और एस्पिरेशन है 140 करोड़ इंडियंस का। चलो कुछ नहीं था इसमें, क्या खास था, कुछ बात रिवीजन करने लायक मेरे को लगता है कुछ नहीं, वो बिल्डिंग्स को आप देख लेना और उनके बीच में कंपैरिजन। जो अच्छी बात थी वो थी 64 योगिनी टेम्पल है मुरैना में, उसके ऊपर बनाए गए, और एक किधर किधर से क्या माल लिया गया ये। और कंक्लूजन आप चाहो तो इसे देख लेना, बाकी मेरे कोई काम करने लगा। लॉ ऑन सेडिशन, ये अपना सेकंड आर्टिकल है कि लॉ ऑन सेडिशन पे कुछ बातचीत की गई है। क्या है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है वो बाद में जानेंगे कि सेडिशन क्या होता है। जो लॉ ऑफ सेडिशन होता है वो होता है क्या। तो लॉ ऑफ सेडिशन है ना, 124A आईपीसी में मेंशन है, 124A आईपीसी में मेंशन है। अब ये इसका डेफिनेशन हमें लिखना हो तो मैं इधर आपको ये पूरा कंप्लीट समझा देता हूँ, बहुत कम टाइम है। लॉ ऑफ सेडिशन क्या है, व्हाट इज इट? ये है कि जो आपका कोई भी किसी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन है, इन रिटन, इन वर्बल मतलब मुंह से बोल दिया हो, या फिर इन किसी और किसी के माध्यम से, मतलब दो ही तीन तरीके हो सकते हैं, या तो आप बोल के बनाओगे, या वीडियो के थ्रू, या फिर आप किसी पे लिख के, किसी भी तरीके से डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, फॉरवर्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ। आपको ना किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट जो है ना, अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ है उसके अगेंस्ट जाओगे किसी भी तरीके से। तो बात समझ में आई ना, कि गवर्नमेंट का जो भी है एस्टेब्लिश बाई लॉ, उसके आप अगेंस्ट जाते हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, चाहे रिटन में, चाहे वर्बल, ठीक है ना, चाहे बॉडियो में, सॉरी वीडियो में, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ के अगेंस्ट जाते हो ना, तो वो होता है सेडिशन, ठीक है ना। यही इसका डेफिनेशन है। तो इसे ना मैं एक कीवर्ड में याद रखता हूँ, डिससेटिस्फैक्शन फॉरवर्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ। जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ है उसके खिलाफ, उससे डिससेटिस्फैक्शन किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेडिशन। अभी ये जो डिससेटिस्फैक्शन दिया गया ना, तो ये बहुत बेग वर्ड है, बहुत बेग वर्ड। अब ये डिससेटिस्फैक्शन तो आपको इस बात से भी हो सकता है कि भाई तुम कह दो नहीं रे, तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, और हम लोगों ने वोट दिया तो सही से काम करो, तो इस बात पे भी सेडिशन लगा सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा ना कि डिससेटिस्फैक्शन है क्या। तो बहुत बेग बात, बहुत बेग कीवर्ड है, तो इसलिए इस कीवर्ड का हम भी फायदा उठाएंगे, तो हम लोग भी इसे ऐसे ही याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि लॉ ऑफ सेडिशन क्या है, तो जो आईपीसी 124 है ना ए, उसमें ये आपकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन हमने सीख ली, डेफिनेशन का कीवर्ड याद रखना है केवल एक, डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, फिर से याद कर लो, डिससेटिस्फैक्शन फॉरवर्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ। और ये न लिखो तो सिंपल लिख दो, डिससेटिस्फैक्शन किसकी तरफ, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ की तरफ। किस टाइप से, रिटन में, वर्बल, वीडियो के थ्रू, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। ये किया तो आपको लगेगा
सिटीजन। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? डेफिनेशन इशू, वो तो अभी हम देख रहे हैं कि इतना डेफिनेशन वेग है ना डिससेटिस्फैक्शन का। अभी खुद सोचो, आपको रोटी नहीं दें हम तो वो भी आपका डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से है ना, तो आप उसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? तो क्रिटिसिज्म क्या है, तो उसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वेग है, ठीक है ना? फियर ऑफ सेडिशन, अभी लोग कोई भी चीज़ बोलते ही नहीं है, डरते रहते हैं, ठीक है ना? अब हेल्थी क्रिटिसिज्म करना चाहिए हमें गवर्नमेंट का, वो भी नहीं कर पाते। हमें डर लगता रहता है, क्या है कि हमें फियर है कि सेडिशन लगा देंगे, ये कोई ना कोई चीज़ होगी तो वो इतनी बेग डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं मैं फंस ही जाऊंगा। तो हेल्थी क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द फियर ऑफ सेडिशन। लोग कन्वेंशन रेट, अभी लो कन्वेंशन रेट देखोगे ना, तो क्या है ना, बहुत ही लो है, लो नहीं लो पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी, लो कन्वेंशन रेट, ठीक है ना? जो कन्वेंशन रेट है वो बहुत कम है, 3% से 33% है। मान के चलो इन्होंने 100 लोग पकड़े ना, या तो 3 ही कन्वेंट होते हैं कि उन्होंने लॉ ऑफ सेडिशन ही किया था, ठीक है ना? बाकी पता चलता है कि 97 लोग बेचारे ऐसे ही दबोच लिए गए, क्योंकि डेफिनेशन से कुछ समझ में ही नहीं आया। ओके, तो पहला, इसका डेफिनेशन बहुत बेग है, लोग डरते हैं कोई भी बात बोलने में, और इसका कन्वेंशन रेट है वो बहुत कम है। फोर्थ है इसका क्रिटिसिज्म, एलिगेशन टू मिसयूज, अभी लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो इसे मिसयूज कर रही है, तो कांट टेक इजीली भी। अब है क्या ना, इसका मान के चलो कोई भी आदमी है ना, यदि लॉ ऑफ सेडिशन में फंस गया तो उसे इजीली बेल नहीं मिलता है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा जो यूज हो रहा है, मिस यूज सॉरी, तो वो मतलब खराब है क्रिटिसिज्म इसका। और नेक्स्ट क्या है इसका, 4-5 आपको क्रिटिसिज्म पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉ, और भी कई सारे लॉ हैं जो इस काम को, मान के चलो कोई कंट्री के या गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे लड़ने के लिए बहुत सारे लॉ हैं। मान के चलो सीआरपीसी का 144 है सीआरपीसी, ठीक है ना? जो प्रिवेंट डिफेंसन, जो आपकी प्रिवेंट डिटेंशन, मतलब कोई भी आदमी कुछ भी एक्ट करने वाला है ना, उससे पहले उसे उठा लो और उसको प्रिवेंट करो, समझ गए ना? वो आपकी सीआरपीसी 144 करती है। तो आपको पता चला ना, यहाँ 5-6 क्रिटिसिज्म आपको बराबर पता हो। एक तो डेफिनेशन वाला, एक फियर है, लोग कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता है, बहुत कम लोग प्रूफ कर पाते हैं हम लोग, और एलिगेशन है मिसयूज का, और भी अदर लॉ है। तो हमने अब तक क्या देखा कि सेडिशन क्या है, तो हमने उसका डेफिनेशन याद किया था, उसके क्रिटिसिज्म देख लिए। अब ये फेवर में कुछ बात करते हैं, प्रो, सेफगार्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अभी कोई इंडिया के खिलाफ बातचीत कर रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद या ऐसा कुछ, तो उसको भाई पेलना पड़ेगा, क्योंकि ये अपन क्या कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपन कुछ भी करेगा लेकिन वो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की टूटने नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी लोग कॉम्बैट या फिर एंटी नेशनलिस्ट हैं या सेशनिस्ट हैं, उनके खिलाफ इसका यूज किया जाना चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो आदमी डरेगा नहीं और फिर कुछ भी बोलेगा। नेक्स्ट, पहला ये फेवर मिल गया। सेकंड है कि रीजनल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। अभी क्या है ना, अभी बोलोगे कि मेरे को तो कुछ भी बोलने का है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्टिकल 19 में क्या है ना, कि रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, एकदम कंप्लीटली फ्री नहीं है। आर्टिकल 19 कंप्लीटली फ्री नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरे को मतलब एक्सप्रेशन, स्पीक एंड एक्सप्रेशन का पूरा मतलब मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अपन अपन का दिल करेगा वो बोलेगा, अपन गाली देगा, अपन कुछ भी करेगा किसी को भी, ठीक है ना? वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना? उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, तो इसको वो रिस्ट्रिक्शन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, अभी कोई भी आता है आदमी टेररिज्म फैला रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए सिटीजन एक्ट लगा सकते हैं। मिस यूज नॉट ग्राउंड ऑफ रिमूवल, अभी जो रिमूवल की बात करोगे आप ना, तो केवल मिस यूज ही ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि उसकी वजह से इसे हटा दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है, कमीशन, जो लॉ कमीशन है उसने बोला था कि डेफिनेशन पर्टिकुलर दो। उन्होंने जो वे फॉरवर्ड दिए, उन्होंने कहा डेफिनेशन को एकदम ना पर्टिकुलर बना दो, अच्छी सी डेफिनेशन बना दो, जिसमें हमें पता चले कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चेंज पनिशमेंट, पनिशमेंट अभी क्या है ना, 3 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अभी है जो पनिशमेंट, वो है 3 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो उन्होंने कहा 3 साल से ना 7 साल कर दो, और उसके साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो रखो ही रखो। तो ये दूसरा उन्होंने एक हमें दिया था सजेशन। नो एफआईआर, अभी उन्होंने बताया कि जो हमने देखा ना 3% ही से 33% ही क्या है ना, केवल बहुत ही कन्वेंशन रेट है और लो है, इसे बोलेंगे। तो क्या करना है कि एफआईआर तब तक नहीं होगी किसी के ऊपर सेडिशन ऑफ लॉ में, जब तक कि कोई इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर जाके वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। तो ये वे फॉरवर्ड है। ओके, तो खत्म हो गया। तो हम लोग एक बार इसको जल्दी से देख लेते हैं कि जो आपका लॉ ऑफ सेडिशन है वो क्या है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना, कि डिसअफेक्शन टुवार्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ। अभी डिसअफेक्शन है, ठीक है, मैंने डिससेटिस्फैक्शन पढ़ दिया था, सॉरी।
डिसअफेक्शन है ना, डिसअफेक्शन का भी मतलब है कि उससे कोई भी आप अफेक्शन हो रहा है, कि आप उससे दूर जा रहे हो और उसके बारे में बुराई बुराई कर रहे हो। तो ध्यान रखना है, यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डिसअफेक्शन, सॉरी गलती हो गई। तो आप उसको ध्यान रखना। क्रिटिसिज्म क्या है कि डेफिनेशन बहुत बेग है। फियर ऑफ सिटिजन, लो कन्वेंशन रेट है, एलिगेशन है मिसयूज के, ये है फेवर में, हमें यूनिटी को बना के रखना है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट नहीं है, टेररिज्म को काउंटर करना है और ये करना है सब। तो यही सब बातें कुछ डेफिनेशन और पनिशमेंट एफआईआर को लेके इसके कुछ लॉ कमीशन ने वे फॉरवर्ड दी हैं। तो यही सब बातें इधर लिखी थी इन्होंने, तो मैंने उधर आपको पढ़ा दिया। आप चाहो तो इधर पढ़ सकते हो। इन्होंने क्या लिखा है, व्हाट इज सिटीजन 124, डिफाइन सिटीजन एज, ठीक है ना, यही सब है। डिस अफेक्शन टुवार्ड द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ, डिस अफेक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी उसके साथ अफेक्शन को कम कर रहा है, मतलब उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो उसको पकड़ के पेल दिया जाएगा। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है, वही सिटीजन का डेफिनेशन नहीं है, चिल अफेक्ट, ओके, लो कन्वेंशन रेट, एलिगेशन ऑफ मिस यूज, यही सब बातें हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉ हम पढ़ चुके हैं। आर्गुमेंट फेवर में क्या है, यूनिटी, उसको फेवर करना है, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19 में है, हम पढ़ चुके हैं। मिस यूज कोई ग्राउंड नहीं है, यही सब बात थी। वे फॉरवर्ड हमने देखा था कि कमीशन ने क्या कहा है, प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले क्या कर सकते हो, लॉ कमीशन के हिसाब से जो रिकमेंडेशन थे उसमें कि 3 से 7 साल का सजा कर दो, जो 3 साल का एफआईआर नहीं लिखा जाएगा जब तक कि कोई यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में इंस्पेक्टर के लेवल का रैंक का आदमी नहीं आएगा, तब तक वहाँ नहीं होगी, ठीक है ना। और प्रपोज एनहेंसिंग जेल टर्म, ठीक है ना, 7 साल कर दो, पहले 3 साल था। वही सब बातें जो हमने ऊपर डिस्कस की। और भी सजेशन है, लिमिटेड अप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए और फिर वो मस्त काम करेंगे। तो यही था अपना, खत्म हो गया ना। तो लॉ ऑफ सेडिशन का डेफिनेशन, उसके क्रिटिसिज्म और उसके फेवर और उसका वे फॉरवर्ड, 4 बातें, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेशन डिसअफेक्शन, ठीक है ना, डिससेटिस्फैक्शन नहीं, डिसअफेक्शन, वो दूर हो रहा है किसी चीज़ से, ठीक है ना, वो याद रखना है गवर्नमेंट के। और फिर आपके क्रिटिसिज्म आपको याद रखने हैं, क्या क्या है, 3 4 फेवर और। नेक्स्ट आते हैं सिटीजन, सॉरी, जो अपना नेक्स्ट थर्ड है ना, वो है ग्रीवांस रेडसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। तो ये क्या है ना, मेरे को लगता है कि ये हम लोग ना इसमें डिटेल पढ़ेंगे तो अभी 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं, बहुत इजी है। जो ग्रीवांस रेडसल असेसमेंट एंड इंडेक्स है, अभी इंडेक्स की हम लोग हटा देते हैं, हम लोग इस पार्ट पे पहले ध्यान देते हैं, स्टैटिक को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इंडेक्स की बात कर लेंगे, वो 2 लाइन का काम है बस। तो जो अपना GRA है ना, GRA मतलब ग्रीवांस रेडसल असेसमेंट। अब ये GRA है ना, जो उसकी बातचीत करते हैं, ये GRA क्या है। इसका मेन मोटो है कि जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी होता है वो सेंट्रल, सॉरी सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब जैसे हमने देखा होगा ना, जो हमारा एजुकेशन है ना, वो चाइल्ड सेंट्रिक है। हमारा एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक है। कुछ भी हो, बच्चे को ही सेंटर में रख के उसे पढ़ाया जाना चाहिए। वही सेम अप्रोच हम रखना चाहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हम एडमिनिस्ट्रेशन है किसके लिए, सिटीजन्स के लिए है ना। तो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी चीज़ हो सिटीजन के हिसाब से होनी चाहिए, उसको सुविधा होनी चाहिए चीज़ों में, ना कि उसको तकलीफ होनी चाहिए, समझ गए ना। तो यही बात इस पूरे ग्रीवांस रेडर्सल असेसमेंट है, इसमें यही समझा जाता है कि जो भी कुछ हो, किसी भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सिटीजन सेंट्रिक हो, सिटीजन की ही बात की जाए वहाँ पे। तो यही सब बातें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रीवांस रेडर्सल असेसमेंट क्या है, वो आपको ध्यान रखना शॉर्ट में, कि एक सिटीजन सेंट्रिक बातचीत की जाती है इसमें। ओके, बेनिफिट क्या है इसके, तो बेनिफिट सिंपल है, देखो, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये आपको कीवर्ड याद रखने हैं। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, अच्छा होगा ये सिटीजन सेंट्रिक रहेगा। तो नेक्स्ट, चैनल फॉर सिटीजन टू वॉइस देयर ग्रीवेंस, उनकी जो वॉइस है, वॉइस देयर ग्रीवेंस के लिए है ना, उसको चैनलाइज करना चाहिए। सिटीजन फीडबैक, वो सारा फीडबैक भेजें कि हाँ उनको एडमिनिस्ट्रेशन में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वालिटी की किस टाइप का सर्विस उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, ये सब वो फीडबैक कहीं पे दें। फोर्थ है अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। इससे क्या होगा कि सर्विस जो दे रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं जितने भी, वो काफ़ी अच्छी देंगे,
क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, आपस में ट्रस्ट होगा, ठीक है ना। अभी पुलिस वाले के पास आदमी डर की वजह से जाता ही नहीं, कोई ट्रस्ट ही नहीं है उस पर, पता चले कि वो मारेगा भी और उससे पैसे छीन लेगा, कंपेयर देन वो उसको उसका जो भी समस्या हुआ उसको सॉल्व करने की। तो ये सब सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस हमेशा याद रखने हैं, चार के चार हैं, गुड पॉइंट है, इन्हें रिमेंबर करके रखना है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये सब को इम्प्रूव करना है और हमें फीडबैक देना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि ग्रीवांस रेड्रेसल असेसमेंट होता क्या है। एज पर सेकेंड ARC रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि GRM इज वन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म विच कैन बी यूजफुली सॉरी जो आपका सेकेंड ARC है ना, उसके हिसाब से बताया गया है कि जो अपना GRM है एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जो यूजफुली एम्प्लॉयड द मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीजन सेंटर, ठीक है ना। जो मैंने पहले बताया था ना आपको कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि मोस्टली फोकस रखता है सिटीजन सेंट्रिक बातों पे, कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जो भी काम करें या फिर जिस प्रकार से भी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या हो, सिटीजन सेंट्रिक हो, CC, यही इनकी डेफिनेशन है। तो आपको याद रखना है डेफिनेशन को कि एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है विच कैन बी यूजफुली एम्प्लॉय टू द मेक द एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन है। तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा टॉपिक, और मैं चाहता हूँ कि ये शायद मतलब मेरे हिसाब से अंदर से आत्मा से अब आ जाता है कि हाँ ये GS पेपर 2 में आए ना, GS 4 में ना कभी आ जाइए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसे ना आप अच्छे से रखो, इसका ये डेफिनेशन लिख के रखना है आपको, और इसके कुछ जो चैलेंजेस और इशू हैं उन पे चार चार पॉइंट लिखने और एक पेज का नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। जैसे मैंने ऊपर नोट्स बना के दिया था उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेडिशन लॉ का, और वो बार बार रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए। मैं नोट्स मेकिंग के लिए ये नोट्स बना देता हूँ, जिससे कि जो मैंने ये नोट्स दिया था ना, ये नोट्स मैं इसलिए दिया हूँ कि आपको समझ में आए। जो लोग बोलते रहते हैं कि एक पेज का नोट्स बना के रखा था, वो एक पेज का नोट्स कैसे बनता है, तो ये एक पेज का ही नोट्स है, ठीक है ना। इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर कवर है। तो ऐसे ही आपको इसका नोट्स बना के रखना है। तो डेफिनेशन कवर हो गया। इशू क्या है, जो एग्जिस्टिंग पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम है उसमें इशू है लो लेवल अवेयरनेस, चार लोगों को पता नहीं है क्या क्या है यहाँ पे, ये जो ग्रीवियंस दिए गए ग्रीवियंस सिस्टम है वो। ओवर बर्डनिंग जुडिशरी, केस बहुत ज़्यादा हैं और जो वहाँ पे सेटलमेंट होने चाहिए वो हो ही नहीं पा रहे हैं। नन यूनिफॉर्मिटी, हर एक अभी एग्जिस्टिंग अक्रॉस मिनिस्ट्री अदर ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग इसमें ऐड हैं, अलग मिनिस्ट्री है, कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ अलग है, इन सब के बीच में डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन ही सही से नहीं हो पा रहा है, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही है उसके साथ। नो स्टैचुरी बैकअप, अब ये स्टैचुरी बैकअप क्या है, मान के चलो जैसे RTI है ना, तो वो RTI एक्ट में बना हुआ है। जब भी कोई मान के लो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हम निकालते हैं, कोई भी चीज़ पूछते हैं, तो वो RTI एक्ट है, उसके थ्रू है। तो कोई भी एक्ट से कोई भी बॉडी बनती है ना, तो वो बॉडी क्या होती है, स्टैचुरी बॉडी होती है। लेकिन क्या है ना, जो अपना ये है, इसमें कोई बॉडी ही नहीं है, कोई एक्ट के थ्रू बनाया ही नहीं गया इसको। तो जब एक्ट के थ्रू GRM को नहीं बनाया गया है ना, तो क्या है, इस पे स्टैचुरी बॉडी का कोई बैकअप नहीं है, तो फिर इसका कोई इज्जत नहीं करता। कोई एक्ट के अंडर नहीं है तो इधर कोई इसका इज्जत नहीं करता, सब लोग हल्के में लेता है और फिर कुछ भी बोल के इसको निकाल देता है। सिस्टम प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, लोग अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं, मस्त मौज लेके सो जाते हैं या फिर पत्ते खेलते हैं बैठ के ऑफिस में, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग कह रहोगे ऐसा नहीं होता सर, अभी भी ऐसा होता है, कभी आप रूरल एरिया में जाके देखिए यूपी बिहार में। तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो अपना GRM है ना, ग्रीवांस रेडर्सल मैकेनिज्म, वो क्या हमने ARC सेकंड के हिसाब से रिपोर्ट देखी कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक एक मैकेनिज्म है। इसके इशू क्या है कि कम लोग को पता है, चार लोग को अवेयरनेस नहीं है, बहुत केसेस हैं तो सेटलमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। नन यूनिफॉर्मिटी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अलग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री एडेड हैं। कोई स्टैचुरी बैकअप नहीं है क्योंकि कोई एक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो उससे इसका थोड़ा सा जो एक सिविल के हिसाब से पावर मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाती, इसलिए कोई इसका इज्जत नहीं करता। और खुद की प्रॉब्लम है, प्रॉपर अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अभी म्यूजर्स क्या ले सकते हैं, ठीक है ना, क्या सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन है कि कोई प्रॉन एरिया ढूंढो इसका, किधर किधर ज़्यादा चीज़ें होती हैं, किधर करप्शन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ से ये GRM आ रहा है। तो जैसे अर्थक्वेक का हम लोग प्रॉन एरिया डिवाइड किया ना, ऐसे एक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, ठीक है, वैसे ही इसका ढूंढ के आओ कि बिहार में ज़्यादा हो रहा है और कौन सी एरिया में हो रहा है, उस हिसाब से वहाँ पे काम करना शुरू करो। तो एक पूरा प्रॉन एरिया का मैप बनाओ, चार लोग को बताओ, अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है ना, चार लोग को बताओ, वो चार को बताएंगे, फिर ऐसे ही पूरे गाँव पता चल जाएगा।
एटीट्यूड चेंज ऑफ द सिविल सर्वेंट, जो कुछ सिविल सर्वेंट है ना उनका एटीट्यूड चेंज करवाओ, कहो भैया ऐसा मत करो, आप सर्विस देने आए हो ना, सर्विस दो। फिर वो अपने आप को ताज तेजपुर का या फिर कहीं का बेताज बादशाह समझ लेते हैं मोस्टली सिविल सर्वेंट। फिर वो वहाँ पे जाके ना सर्व करने की बजाय फिर वो अपने आप को बेताज बादशाह समझ के पॉलिटिशियन के साथ एक नेक्सस बना के मस्त लूट मचाते हैं जनता का। तो जनता बेचारा वहीं जहाँ था। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, एआरसी सेकंड ने डेफिनेशन भी दी है और रिकमेंडेशन भी दी है। उसने कहा पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर, सेम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे देखो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ना, पीआईओ जिसे बोलते हैं ना, वो क्या है ना, वो इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि उसे ना आरटीआई एक्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, तो उसमें काफ़ी ताकत आती है। अभी जो पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर है ना, इसका कोई इज्जत ही नहीं करता क्योंकि इसके पास कोई पावर ही नहीं है। तो इसको भी क्या करो, क्या कहते हैं, जैसे स्टैचुरी बॉडी का पहले दर्जा दो, उसके बाद इसको ताकत दो। जो पीजीओ है ना, पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर, उसको पीआईओ की तरह, फिर ये काफ़ी दबदबा बचाएगा और फिर बेताज बादशाहों को पकड़ेगा और उनको दबोच के पेलेगा। ठीक है ना। तो ये एआरसी सेकंड ने कहा है। इन्होंने कहा है कि वो स्टैचुरी बैकअप दो, मैंने बता दिया। ऑल ग्रीवांस पिटिशंस, जो लोग पिटीशन डालते हैं ना, कैसे भी करके ना 30 उनको उनका रेस्पॉन्स दिलवाओ। जैसे आरटीआई में क्या होता है, उधर भी एक टाइम पीरियड फिक्स है, उतने दिनों में आपको ना आपको रिटर्न मिल जाएगा, वैसा इधर करवाओ। कुछ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी दे दो। ध्यान रखना रिकमेंडेशन मोस्टली लिखना एआरसी सेकंड के लिख दो। ये चार अच्छी अच्छी बातें कि इन्हें मतलब जैसे पीआईओ होता है उसके हिसाब से पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर को बनाओ, 30 दिन में इनको हर हाल में देना चाहिए। एटीट्यूड चेंज कर दो, एटीट्यूड चेंज नहीं होगा सिविल सर्वेंट्स का तो अपने आप को बेताज बादशाह समझेंगे। अवेयरनेस फैलाओ 4-5 लोगों में, अवेयरनेस नहीं होगी ना तो फिर होगा ही क्या, मोस्टली टाइम पे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रिक है। ओके, तो ये अपना पूरा कवर हो गया। कंक्लूजन लिख सकते हो आप, पार्ट ए पार्सल मशीनरी में एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड यूजर फ्रेंडली। तो ये ध्यान रखना है, ये 3 कीवर्ड ढूंढ लो, इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। अकाउंटेबल बने, रेस्पॉन्सिव बने एडमिनिस्ट्रेशन, और यूजर फ्रेंडली बने, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की हम मतलब विजन रखते हैं। तो क्या था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे ग्रीवांस रेडसर मैकेनिज्म, जीआरएम। एआरसी सेकंड ने इसका डेफिनेशन दिया है। एआरसी सेकंड ने ही इसके रिकमेंडेशन मतलब जो सॉल्यूशन के लिए कुछ वे फॉरवर्ड हैं वो दिए हैं। क्या है वे फॉरवर्ड, आपको याद रहना चाहिए वे फॉरवर्ड क्या है। 30 दिन में, और पीआईओ की तर्ज पे जो अपना ग्रीवांस ऑफिसर है उसको भी रखो, जिससे कि स्टैचुरी बॉडी का दर्जा दो। और इन्होंने नहीं दिए लेकिन और वे फॉरवर्ड क्या है कि जो एटीट्यूड है सिविल सर्वेंट्स का बेताज बादशाह वाला, उसे धीरे धीरे करो। 4 लोग को बताओ, अवेयरनेस फैलाओ, ये सब वे फॉरवर्ड है। समस्या हमने देख रखी थी। अब इशू हमने देखे ना, 4 लोगों को पता नहीं है, बर्डन है, और वो लोग सही से वर्क कर नहीं रहे हैं, स्टैचुरी बॉडी नहीं है, वही सब समझते हैं। थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या था इसका, इसलिए हम लोग ये पढ़ने आए हैं, क्योंकि इंडेक्स की वजह से ये न्यूज़ में आया। डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, ये लोग इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या है इंडेक्स का, ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपेरेटिव पिक्चर, वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट द स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनके हिसाब से कंपेरेटिव पिक्चर दी जाएगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम किया है, कौन सी ने खराब, उस हिसाब से उनका इंडेक्स रखा जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो इनके अंदर की बातें हैं वो स्ट्रेंथ और एरिया इंप्रूवमेंट होगा, जो वैल्यूएबल इंसाइट्स होते हैं उनको। तो यही इनका काम है। इंडेक्स में 12 इंडिकेटर हैं, 4 की एरिया हैं। ठीक है ना। तो 4 की एरिया कौन से हैं, ध्यान रखना, एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये सब की एरियाज हैं। ओके। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं कि 32 डेज जो है उसको 27 दिन करना चाहते हैं 2022 से। तो हो गया होगा ये सही। ये इन्होंने कुछ मैकेनिज्म दिए हुए थे कि लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीसी ऐसे होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ से सारे स्टेट्स को एक साथ मिला जा सके। ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक बना दो कोई, जैसे आरबीआई है उस हिसाब से कोई, जहाँ पे लोग शिकायत कर सकें। तो यही सब कुछ है। ठीक है ना। तो जीआरएम उसका डेफिनेशन, उसमें इशू, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जीआरएम डेफिनेशन एआरसी सेकंड ने दिया है। इशू वही, बहुत ज़्यादा इनके कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, ओवरबर्डन है। ठीक है ना। लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, स्टैचुरी बॉडी का दर्जा नहीं है, लोग इज्जत नहीं करते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, एआरसी सेकंड के आप पहले याद रखो। तो सबसे पहले एआरसी सेकंड के लिखोगे जिससे उसे लगे एग्जामिनर को तुम पढ़ के आए हो, कि डे
थोड़े से कम कर दो, ज़्यादा दिन में आप उन्हें नॉलेज दे पा रहे हो, ठीक है ना। स्टैचुरी बॉडी का उन्हें दर्जा दे दो जिससे ताकत आ जाए, ठीक है ना। फिर एटीट्यूड चेंज कर दो सिविल सर्वेंट्स का। ओके, नेक्स्ट आपने देखा था कि 4 लोगों को बता दो जिससे कि अवेयरनेस फैल जाए। नेक्स्ट है ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया। ओटीटी रेगुलेशन जो है ना इंडिया में, उनके ऊपर ये बातचीत की गई है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो फिर से पढ़ लेते हैं। ओटीटी रेगुलेशन का क्या सीन है, सबसे पहले बताओ मेरे को ओटीटी क्या है, फिर हम उसके बाद में ये जो आया है, एक छोटी सी बात के लिए न्यूज़ में है, बाकी हमें पूरा स्टैटिक माल ही पढ़ना है, तो न्यूज़ हम बाद में देखते हैं, स्टैटिक माल को देख लेते हैं। ओटीटी क्या है? ओटीटी, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो ओटीटी क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। तो ये क्या होता है? तो भाई एग्जाम्पल इसके बहुत है। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स क्या है? एक ओटीटी है। आप रोज चर्चा करते होगे जब से ओटीटी आया है, मस्त मूवियाँ आ रही हैं, छोटे छोटे जो एक्टर्स हैं उनको बहुत काम मिल रहा है, उनके कहते हैं जो इंटेलिजेंस है उसको पकड़ा जा रहा है। पहले सिर्फ नेपोटिज्म चलता था, ये आप डेली क्या कहते हैं शॉर्ट्स में रील्स में पड़े होगे ना, तो उसको सही से अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, सब कुछ रेगुलेट करने के लिए ये एक पूरी चीज़ बनाई गई है। तो शायद आप ओटीटी समझ के ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जो क्या कहता है सर्विस दे ऑफर्स व्यूअर्स को असिस्ट देता है, मूवी का, टीवी शो का, और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें देता है। तो इसे हम जल्दी से समझते हैं। ओटीटी, ओटीटी रेगुलेशन इन इंडिया डेफिनेशन इजी ले सकते हो। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म आर सर्विस दैट ऑफर व्यूअर एक्सेस टू मूवी, शोज, वेब सीरीज, सॉन्ग्स, और भी कुछ देता होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो सर्विस क्या ऑफर करता है, बहुत सारी चीज़ें। करेंट मैकेनिज्म इसमें क्या चल रहा है? एग्जिस्टिंग लॉ, तो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, उसी के थ्रू जो कुछ है वो ये, कोई नया एक्ट हमारे पास है नहीं है, हमारे पास एक ही एक्ट है इन सबको कंट्रोल करने के लिए, वो आईटी एक्ट 2000। न्यू आईटी एक्ट में कुछ रूल चेंज किए गए जिसमें बताया गया था डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बनाया जाएगा, मतलब एक एथिक्स रहेगी, उसके हिसाब से सारे डिजिटल मीडिया वाले काम करेंगे। कुछ अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे कंटेंट कैसा है। देखो इतनी सारी मूवी बनती है, इतने ऑफिसर बिठा दिए जाएंगे तुम ये मूवी देखो, या कोई टुच्चा शो आ गया वो देखो, फिर वो उस हिसाब से काम नहीं चलेगा। आप खुद ही बता दो कि भाई जो हमने ये माल बनाया है, कोई भी मूवी या किसी भी टाइप का कोई भी माल सीन शूट किया है, तो ये किस टाइप के लोग देख सकते हैं? अडल्ट देख सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं 7 ईयर के देख सकते हैं, 8 ईयर के देख सकते हैं, या फिर कोई पूरा सीधा 25 साल वाला आदमी देख सकता है? तो वो आपको बताना, 25 साल मतलब अडल्ट से 18+ वाले सब कुछ देख सकते हैं काफ़ी, तब तक तो वो सोना बाबू हो गए होते हैं, तो मतलब देख ही सकते हैं। ओके, तो ये सेल्फ आपको खुद वहाँ पे क्लासीफाई करना कंटेंट को, ठीक है ना, कि क्या है। और जो मूवीज रहती हैं जो काफ़ी बड़ी, तो उनमें उधर आपने देखा होगा ना UA लिख के आता है, तो उन्होंने अडल्ट का उसे दिया होता है, या फिर कुछ और दिया होता है, ठीक है ना। तो हिसाब से पेरेंट लॉक लेके आओ कि जैसे कोई माल है वो खतरनाक है, अब मान के चलो कोई छोटा बच्चा है, उसके पापा 50 शेड्स ऑफ ग्रे देख रहे हैं, तो वो तो नहीं देख सकता ना बच्चा, उसके लायक तो नहीं है वो। या फिर कोई खतरनाक है, मान के चलो ऐसा असुर 2 है, उस किलिंग बहुत खतरनाक तरीके से दिखा रहे हैं, तो वो बच्चा देखेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इम्पैक्ट खराब जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है ना, ऐसी सोच को रोकना पड़ेगा। तो ऐसी सोच को रोकने के लिए क्या है ना, पेरेंट लॉक है कि ना ही वो गंदी चीज़ देखें, ना ही कोई ऐसी चीज़ देखें जो क्राइम या किसी चीज़ को क्या कहते हैं बढ़ावा दे रही हो। ओके, मोस्टली टाइम पे क्या है ना, बहुत सारे लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वेब सीरीज से या फिर किसी मूवी से, फिर उधर जाके वो लोग उसी हिसाब से एक्ट कर देते हैं, तो ये भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है। अब बड़ा आदमी है, आप 18+ हो, तो आपकी इन्फ्लुएंस होने के चांस हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन वो 5 से 10%, ये भी ज़्यादा हो गया, 1 से 2% मान लो, बाकी 99% तो आप जानते हो कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट होने के लिए ही चीज़ें, लेकिन वो बच्चा नहीं जानता, उसे लगेगा यही रियलिटी है, और फिर वो उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। ग्रीवांस रेडसन मैकेनिज्म, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये पहला हमने देखा जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनके हिसाब से काम कर सकते हैं, नए जो 4 बातें हैं अभी ये हमने ऊपर पढ़ाई था। ग्रीवांस रेडसन मैकेनिज्म क्या है? ये है कि जो हमारे हिसाब से अच्छा लगे सोसाइटी को वो बनाओ, और नहीं बनाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी शिकायत कर देंगे। और अल्ट वाला जी, अभी वो कोई बड़े बूढ़ा आदमी देखेगा या कुछ और देखेगा तो बहुत गर आएगा, ठीक है ना। वो केवल यंग लोग देखते हैं, इसलिए उसकी कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है। अभी कोई देख लेगा तो उसे तो बहुत बुरा लगेगा, मैं भी शायद वो चुप चुप के देखता हो,
शिकायत नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सरकार कहता है कि अब किसी को दिक्कत होगा तो वो वहाँ पे शिकायत करेगा जाके। तो हमने देखा कि करंट मैकेनिज्म क्या क्या है ओटीटी को मतलब रेगुलर करने के लिए। तो कुछ लॉ हैं, कुछ सेल्फ के हैं, और कुछ हम लोगों पे छोड़ दिए, तुम अपने हिसाब से शिकायत कर सकते हो। ये 3 टाइप मैकेनिज्म चलता है ओटीटी को रेगुलेशन करने के। पहला लेवल फर्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर, वो आप क्राइटेरिया बताओ, यू7 जो भी। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी द पब्लिशर्स, वो भी उसी के हिसाब से चलता है। थर्ड है ओवरसाइट मैकेनिज्म, जो हमने देखा था एक्ट के थ्रू। डिफॉल्ट कह सकते हैं, नीड है हमें नेशनल ब्रॉडकास्ट पॉलिसी की, कोई ऐसी पॉलिसी हो जो कि ये सब कुछ कवर कर ले, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे। तो ऐसा कोई पॉलिसी बनाना चाहिए, अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है ना, कि लोगों को बताओ कि उन प्रोविजंस क्या क्या हैं, आप रेड सेल मैकेनिज्म का कैसे यूज कर सकते हो, लोगों को पता होना चाहिए। रेगुलर ऑडिटिंग, हमेशा देखो कि वो अल्ट बालाजी वाले हैं ना, वो सही से ऑडिट ही नहीं कर रहे हैं, और जो कि देखो जाके वो कितना वल्गरिटी फैला रहे हैं। या फिर ऐसा देखो कोई ओटीटी वाला है ना, वो मतलब पूरी कंप्लीटली गालियां दे रहे हैं उसमें, वेब सीरीज में गंदे सीन दिखा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसको सही से ऑडिट करो कि वो 18 ईयर प्लस वाले को दिए थे ये गाली वाली, या फिर वो 7 ईयर बोल के गाली दिलवा रहा है। तो उस चीज़ को अच्छे से जाके फोकस करो। तो यही है, एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं ओटीटी रेगुलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसके डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, फिर उसको जो एक्सेस देते हैं ये लोग व्यूअर्स को मूवी देखने का, वेब सीरीज। मैकेनिज्म क्या क्या है, अभी रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ हैं, वो लॉ एग्जाम्पल में हमेशा ध्यान रखना। एक ही लॉ हमारे पास आईटी एक्ट 2000, उसमें कुछ नए प्रावधान डाले गए थे। मीडिया एथिक्स कोड, फिर अपने हिसाब से देख लो क्या करना है। पेरेंट लॉग, कुछ ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, और कुछ बिफोर। यही सब माल है, यही से माल है सर, कुछ बांटा हुआ है। एक बार हम लोग जल्दी से देख के खत्म करते हैं। ये हमने पढ़ लिया डेफिनेशन क्या था। अभी न्यूज में क्या था, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल हैज रिकमेंडेड प्यूनिटिव एक्शन ऑन ओटीटी। ओके मैंने कहा था ना ये शिकायत कोई ना कोई करेगा ही, अब कर दी किसी ने। तो डिजिटल पब्लिशर जो कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल है ना, उसने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को पनिटिव एक्शन लो, मतलब इन्हें पनिश करो, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। ऐसा कितनी बार कहा गया है कि ऐसा काम करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। तो ये सुनेंगे कैसे, जो अपना आईटी एक्ट 2021 में जो कुछ नए चीज़ें ऐड की गई थी उसके हिसाब से। तो बस इतनी ही बात की है, बाकी तो सब कुछ वही था तो हमने पढ़ लिया। जैसे पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंसेंसर, इसे हम क्या ओटीटी को ही हम बोलते हैं, पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। अभी जो लोग कंटेंट को ऑनलाइन डाल रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ओटीटी बोलते हैं। तो वही तो जन्म लिखा हुआ है। सब देख लिया हमने पहले, करंट क्या मैकेनिज्म है, लॉ, आईटी एक्ट 2000, न्यू आईटी एक्ट, मीडिया एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज, ये सेल्फ क्लासिफिकेशन आपको बताना है कौन सा किसके लिए। पेरेंट लॉग हम पढ़ लिए। को रेगुलेशन अप्रोच, ठीक है ना, जिससे कि आपस में मिलके वो लोग सही से कर सकते हैं। ग्रीवांस रेड सेल मैकेनिज्म, हमने बोला शिकायत कर सकते हो। ग्रीवांस रेड सेल ऑफिसर रहता है उसको बोल दो, कोई बॉडी हो उसको बोल दो, ओवरसाइट मैकेनिज्म कर सकते हो। बे हेड क्या है इसमें, नेशनल ब्रॉडकास्ट, सॉरी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी बनाओ, जो पूरे के पूरे नेशन को अच्छे से डिवाइड करके और अच्छे से सब कुछ कर सके। रिकग्निशन डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनलाइन कंटेंट फ्रॉम कन्वेंशनल, ठीक है ना, अच्छे से रिकग्नाइज करो डिफरेंस कि ऑनलाइन कंटेंट है और कन्वेंशनल है, उसमें क्या अंतर आ रहा है। अवेयरनेस फैलाओ, रेगुलर ऑडिटिंग करो, इंगेज करो स्टेक होल्डर्स के साथ में। अब ये चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, ये सब काम करने में बहुत सारे चैलेंज हैं। लोग केस कर देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कि नहीं रे, मैं तो ये अपने शो में कर सकता था या कर सकती थी, फिर मैं मेरे को इतना पेनल्टी क्यों लगा रहे हैं, मेरे सीन क्यों कटवा दिए। फिर वो केस के चक्कर में एक नया दिक्कत रहता है। लॉ कंप्लाइंस चलती है कुछ ऐसा हमारे पास, मतलब कुछ लॉ भी नहीं है, वही एक आईटी एक्ट है, उसके हिसाब से लोग हमसे कोई ना कोई इसमें लैकुना ढूंढ लेते हैं एडवोकेट, फिर वो मूवी रिलीज करवानी पड़ती है। प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन के नाम पे बैलेंस करना पड़ेगा हमें। ज्यूरिडिक्शन इशू हैं जो अभी हमने बताए थे। डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंस, अभी क्या है ना, हर चीज़ इतनी सारी चल रही है डिजिटली, तो इन सबको मेरे को लगता है मॉनिटर करना काफ़ी तकलीफ वाली बात है। तो यही सब इशू थे। ओके, तो ध्यान रखना है आपको जब भी आप ओटीटी पढ़ो तो ओटीटी का डेफिनेशन, उसमें आईटी एक्ट में जो नए 2021 में प्रावधान दिए गए, सेल्फ और पेरेंट लॉ,
फिर रेड सेल मैकेनिज्म, और फिर हम कुछ देखेंगे वे फॉरवर्ड, नेशनल पॉलिसी बना दो, ये सब कर। आप देखते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज हैं, 4-5 जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी, तो एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। पहला शॉर्ट न्यूज है अफर्मेशन अफर्मेटिव एक्शन। अब ये सबसे पहले हमने अफर्मेटिव एक्शन समझ लेना, तो शायद मेरे को ये समझने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव सोच, थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग किसके बारे में? पॉजिटिव थिंकिंग जो पहले से एक मतलब ऐसी मान के चलो, कोई भी किसी प्रकार की ऐसी कहावत या फिर कोई ऐसी प्रीजुडिसेस चली आ रही है, मान के चलो कोई ऐसी बात है, जैसे प्रीजुडिसेस का मतलब ऐसा समझ सकते हो आप, कोई भी प्रथा, हिंदी में बोलो तो कोई भी पुरानी प्रथा ऐसी चली आ रही है ना, जो जिसमें किसी चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या कोई किसी को कुछ बोला जाता है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना जो एक्शन लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। मतलब जो पुराना किसी प्रकार का, जैसे किसी को SC ST है कोई, ठीक है ना, अब SC ST में ना, जैसे मान के चलो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब मैं कोई ऐसे किसी जात को नहीं, कोई मान के चलो जाटव है, जैसे उसे बोलते हैं चमार, या फिर उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, अभी अभी सब लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से सोसाइटी में लोग उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो एक्शंस लिए जाएंगे ना, उन्हें बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो मतलब समझ गए ना कि जो भी हिस्टोरिकली प्रीजुडिसेस हैं and जो गंदे गंदी चीज़ें हैं लोगों के खिलाफ, जो हिस्ट्री से चली आ रही हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो एक्शन लिए जाएंगे वो उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अब ये न्यूज में क्यों, तो अफर्मेटिव एक्शन समझ गए तो आप इजीली सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या है ना, ये इन्होंने डेफिनेशन लिखा है, एक बार डेफिनेशन देखा है। अफर्मेटिव एक्शन मीन्स पॉजिटिव एक्शन, ठीक है ना, यूएस में किया गया है काउंटर टू हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रीजुडिस अगेंस्ट द इंडिविजुअल विद द सर्टेन एनिटी। हाँ वही सेम टू सेम उन्होंने वही डेफिनेशन बताई जो हमने बताई, कि जो पीछे पहले से डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे लोगों को, उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेके आए, उसी को अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अभी ये अफर्मेटिव एक्शन का ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया में रिजर्वेशन। अफर्मेटिव एक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली ना जो SC ST या OBC थे ना, ये बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित किए गए हैं, सॉरी हिंदी में बोल रहे हैं, तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा इनका शोषण किया गया, एक्सप्लोटेशन किया गया ना, तो इसीलिए क्या है ना, सरकार जो हमारे वहाँ उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, फाउंडिंग फादर थे ना, उन्होंने सोचा इनको बराबर करने के लिए क्या है ना, रिजर्वेशन लिया जाए या रिजर्वेशन दिया जाए, और ये जो रिजर्वेशन दिया ना, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। इसे क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव एक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है फिलॉसफी के हिसाब से, तो आप ध्यान रखना है पीटी के लिए, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव एक्शन क्या है आप समझ के, रिजर्वेशन एक एग्जाम्पल है अफर्मेटिव एक्शन का। ये न्यूज में क्यों? क्योंकि वो यूएसए ने कुछ अभी इसके बारे में मतलब एक्शन लिया है कॉलेज में एडमिशन के लिए, कि जो एडमिशन होते हैं उनके बारे में कुछ बातचीत की गई है, तो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है कि अफर्मेटिव एक्शन क्या है, और रिजर्वेशन उसका एक पार्ट है। अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया एंड यूएसए देखा जाए तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। पर्पज अपलिफ्टमेंट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी हूँ व द रेफर्ड, जो SC ST लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो इंडिया में। सेम टू सेम बात उधर है, उधर जो रेस जेंडर सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिसेबिलिटी के हिसाब से लोगों को जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना, उन लोगों को बराबर करना है, ये यूएसए की बात है। जेनेसिस क्या है? अपने यहाँ पे जो जेनेसिस है वो आर्टिकल अंडर 15 फोर्थ आता है, 16 फोर्थ आता है, उसमें सबको फंडामेंटल राइट्स हैं कि सब बराबर हैं। किसी भी पर्सन को आर्टिकल 15 क्या कहता है? रेस, वर्थ, रीजन, कास्ट, इन सब पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वही बात है। किसी भी तरह से ना, स्टेट भी नहीं कर सकता, उसे जॉब देनी होगी। ऐसा नहीं कह सकता है कि तुम जनरल हो तो जॉब ले लो, तुम SC हो तो तुम्हें जॉब नहीं देंगे। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो उधर क्या है, सिविल राइट एक्ट है 1964, जिसके हिसाब से ये देखा जाता है यूएसए में, कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं। कोटा इंडिया में 50% कोटा दिया गया था, इंदिरा साहनी जजमेंट जो केस था उसके हिसाब से, OBC SC ST को, ठीक है ना। और ऐसे ही अलग अलग कोटा दिए गए हैं यूएस के अलग अलग स्टेट्स में, वो वेरी करता है, सब जगह नेशनल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था, तो हम समझ गए ना अफर्मेटिव एक्शन क्या है, कि जो पहले से प्रिजुडिसेस थे ना उनको ख़त्म करना, एक पॉजिटिव एक्शन लेना, ठीक है ना। जो SC ST वाला आपने रिजर्वेशन एक बड़ा एग्जाम्पल है। गवर्नेंस पावर, तो गवर्नेंस पावर के ऊपर एक क्या कहते हैं आर्टिकल है, ये मैं हंसा इसलिए क्योंकि गवर्नर अभी की जो जहाँ पर भी स्टेट में सेंटर की गवर्नमेंट नहीं है,
मान के चलो कोई भी स्टेट है, साउथ का है या फिर कोई और है, जहाँ स्टेट में सेंटर की गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट में किसी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है और सेंटर में किसी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट है, वहाँ हमेशा गवर्नर और उस पार्टी का, जो भी पार्टी वहाँ पे जहाँ उसके सीएम और मिनिस्टर्स रहेंगे, उनका कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है, क्योंकि वहाँ सेम पार्टी नहीं है। तो वहाँ पे जो जो आपका गवर्नर रहता है वो कहता है अपन बेताज बादशाह है इधर का, जो भी स्टेट है, ठीक है ना, अपन जो करेगा वही होगा। तो फिर वो सीएम कहेगा नहीं, मेरे को लोगों ने चुना है, मैं इधर का राजा हूँ, तो मेरे पास ताज है, तो मैं ताज वाला बादशाह हूँ। फिर वो बोलेगा नहीं, तू ताज वाला है, मैं बेताज हूँ, ठीक है ना, बिना ताज का, लेकिन अपन भी कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसा ही कुछ है। तो ऐसा ही एक न्यूज आया है, न्यूज क्या है ना, तमिलनाडु के गवर्नर है ना जो, उन्होंने गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट था ना, सिर्फ पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स, वो रिजेक्ट कर दिया था, सिर्फ एक छोटी सी बात थी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पूरी बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो रिक्वेस्ट है वो नहीं मैं सुनेगा और मैं रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं इधर का बेताज बादशाह हूँ, तू ताज वाला होगा, मैं बेताज है। तो हम लोग को पॉलिटी की बात पढ़नी है उधर। ये जो गवर्नर है ना, वो आर्टिकल 164(1) में क्या कहता है, सीएम को चूज करता है, मतलब सीएम को अपॉइंट करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(1), सीएम अपॉइंटेड बाई गवर्नर, और उसके मिनिस्टर्स भी हैं, वो भी अपॉइंट होते हैं इसी आर्टिकल में, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। पर वो जो मिनिस्टर्स हैं उनको ढूंढ के कौन लेके आता है, सीएम। वो सीएम बताएगा इस आदमी को भी लेने का है, इस आदमी को भी लेने का है, ये आदमी के विधायक ज़्यादा है तो इसको भी ले लो। उस हिसाब से क्या है, वो आदमी चूज करेगा और फिर गवर्नर अपॉइंट कर देगा। तो ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कहता है कि 164(1) मतलब 164(1) में गवर्नर सीएम और उसकी गैंग को अपॉइंट करेगा, जो भी उसकी गैंग है, फिर वो अपने हिसाब से उस धंधे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी स्टेट्स का कंप्लेन रहता है, एक्शंस रहता है कि ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जब कुछ जो भी हुआ, मान के लो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है, वो भी इंसिडेंट क्या दिखाता है हमें, दिखाता है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म जो है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग, सही से फेडरलिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहा ना, अभी हम लोग पढ़े ही थे आज के, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, करंट में आ ही जाता है। तो अभी देखो तमिलनाडु वाली बात आ गई, तो ये करंट में फिर उससे मज़ा आएगा, तो पीटी में क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो क्या कहते हैं उससे, और पीटी में नहीं पूछेगा तो फिर वो मेंस में पूछ लेगा। पीटी में तो उसके लिए इजी रहता है, आसानी से कहीं से 4 लाइन उठा के क्वेश्चन बना देगा। अभी देखो गवर्नर के पास कौन सा ताकत रहता है, कौन सी वजह से पेरिस वापस है। एग्जीक्यूटिव है, वो आपको पता है अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और उसकी गैंग को। जुडिशियल है, वो माफ़ कर सकता है लोगों को। लेजिस्लेटिव है, वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ठीक है ना। ये 3 उसकी पावर्स रहती हैं गवर्नर की। अभी मिसयूज ऑफिस की गई है गवर्नर के द्वारा, वो बहुत सारे अलग भी केसेस हैं, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। जैसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो उसके साथ अच्छे से मिलता नहीं है जो भी गवर्नमेंट रहती है उसके साथ। क्यों? वो मोस्टली टाइम यही रहता है कि वो पार्टी की समस्या रहती है, सेंटर और स्टेट में पार्टी की अलग अलग समस्या है। डिले करता रहता है कोई भी चीज़, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा तो वो प्रेसिडेंट के लिए रख लेगा, बिल को कहेगा करवा देंगे बाद में। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये डबल स्टार में लिखी है मैंने, ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, अभी नोट डाउन कर लो। गवर्नर की मतलब गवर्नर को अच्छा करने के लिए ना बहुत सारी अलग अलग कमीशंस बने, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, और वो हमेशा कमीशन पूछ लेता है। तो ध्यान रखना है, राज मन्नार कमीशन था, किससे रिलेटेड है, गवर्नर से। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार कि अभी ऐसे 4 कमीशन दे देगा, पूछेगा कि ये कमीशन किससे रिलेटेड है, या फिर ऐसे कोई दे देगा गवर्नर से रिलेटेड कमीशन, फिर 3-4 दे देगा। तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन निकलता है, इसलिए मैंने डबल टिक किया है। तो राज मन्नार कमीशन, पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन और वेंकटाचलि कमीशन, ये 4 जो कमीशन है ये आपके गवर्नर से रिलेटेड है। तो आपको बराबर याद रखना है कि गवर्नर के बारे में, ठीक है, गवर्नर क्या है। नेक्स्ट, जनरल कंसेंट टू सीबीआई। अभी जो जनरल कंसेंट होता है और स्पेसिफिक कंसेंट होता है सीबीआई का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को ना पीटी के लिए काफ़ी अच्छा लगा। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें डिटेल में। अभी सीबीआई क्या है ना, मेंस में भी पूछी गई है, शायद मैंने आज दिखाया भी था PY2 आपको। तो मेंस में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना जो माल है उसे पीटी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या है जनरल कंसेंट टू सीबीआई? अभी जो तमिलनाडु है उसने जनरल कंसेंट को विड्रू कर लिया है, अपने पास ले लिया है। तो पहले हम ये पूरी कहानी पढ़े ना, उससे पहले ना हम यही पढ़ लेते हैं कि जो कंसेंट होते हैं वो होते क्या हैं, तो शायद मेरे को ये सब कुछ कहानी ना 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। देखो, सीबीआई है ना, वो आपको पता है दिल्ली जो एक्ट है ना, उसके थ्रू बनी हुई है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो दिल्ली पुलिस
सॉरी, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके थ्रू बनाई गई थी सीबीआई। अभी सीबीआई सेंट्रल बॉडी है, ठीक है ना, वो जाके किधर भी काम करती है। अभी ये किसी स्टेट में जाएगी ना, तो स्टेट इन्हें ना दो टाइप के मतलब जो कंसेंट देता है वहाँ काम करने के। एक देता है जनरल, ठीक है ना, कोई जनरल कंसेंट होगा, उसके थ्रू काम करेगा। एक होता है स्पेसिफिक, ठीक है ना। एक क्या होता है जनरल कंसेंट और एक होता है स्पेसिफिक कंसेंट। अब ये जनरल कंसेंट में क्या होता है, यदि कोई सेंट्रल मतलब सेंटर का कोई भी ऑफिसर, सेंट्रल का कोई भी ऑफिसर, मान लो आईएएस हो या कोई भी हो, सेंट्रल का कोई भी ऑफिसर करप्शन का कोई काम करता है, ठीक है ना, करप्शन करता है, कोई और इशू करता है, तो क्या है ना कि सीधा सीबीआई जाके उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो अपॉइंटेड होगा, सीधा जाके उस स्टेट में उस पर छानबीन कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक कंसेंट में क्या है ना, उसको परमिशन लेना पड़ता है उस स्टेट से। कहेगा भाई मेरे को परमिशन दे दो, और मैं आके वहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी किसी ने वहाँ पे स्टेट का कोई भी रहता है अधिकारी या कोई और समस्या रहती है, अधिकारी के अलावा कोई और रहता है, तो उस पर मुझे छानबीन करनी है, तो वहाँ पे क्या है ना उस स्टेट से हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो सिंपल बात समझ गए ना हम, स्पेसिफिक में हमें क्या है, परमिशन लेना पड़ता है। और जर्नल तभी तो होगा ना, जर्नल बात है, स्पेसिफिक बात है, तो दोनों में डिफरेंस है ना, स्पेसिफिक बहुत पर्टिकुलर बात हो जाती है। तो जर्नल में क्या है ना, वो कोई भी पर्टिकुलर जाके ना कंसेंट नहीं लेना है आपको उस स्टेट से, परमिशन नहीं लेने का, आप जाके उधर छानबीन कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक में लेना है, ठीक है ना। तो जनरल खतरनाक हो जाता है ना स्टेट के लिए, यहाँ तो आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जनरल कंसेंट लोग वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो आके छानबीन न करने लगे, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने लगेगी। तो सबसे पहले समझो, सीबीआई के पास दो कंसेंट होते हैं, एक जनरल है एक स्पेसिफिक। जनरल में उसे स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए होती है, और स्पेसिफिक में उसे स्टेट की परमिशन चाहिए होती है। बस ये बात समझ गए ना, तो जनरल कंसेंट समझ गए, स्पेसिफिक कंसेंट समझ गए। अभी हम आर्टिकल खत्म कर देते हैं। तमिलनाडु ने क्या किया, जनरल जो उसका कंसेंट था ना उसको वापस ले लिया है। अभी वापस क्यों ले लिया है, क्योंकि वो उधर जाके कोई छानबीन न कर सके। ऐसा ये तमिलनाडु करने वाला पहला स्टेट है नहीं, ऐसे बहुत स्टेट हैं। वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, पंजाब है। ममता बनर्जी जी ने भी ले लिया था कि उधर जा ही नहीं पाएगी सीबीआई, फिर कुछ नहीं कर पाएगी, बैठे रहते, ऐसा आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। तो अभी देखो, दिल्ली स्पेशल पुलिस जो स्टेब्लिश एक्ट है ना, डीएसपी एक्ट, ठीक है, 1946, तो उसमें क्या है ना दो टाइप से ये कंसेंट बांटे गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ना। तो जो अपना दिल्ली एक्ट है उसमें कहा गया था कि एक जनरल कंसेंट होगा और एक स्पेसिफिक कंसेंट होगा। हमने पढ़ लिया क्या है। तो सबसे पहले क्या था कि जो कंसेंट होता है उसका मतलब होता है परमिशन लेना पड़ेगा, कि पहले जब भी किसी स्टेट में आप घुसोगे तो आपको उधर जाके परमिशन लेना है, ठीक है ना। सलाम ठोकने का है कि हाँ सलाम भाई, अपुन इधर आया है, और अपुन इधर इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपका कोई पंटर है उसका, ठीक है ना। तो उधर सलाम ठोकने को ही मतलब क्या है, कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। लेकिन उसमें थोड़ी छूट दी गई, तब उन्हें डिवाइड कर दिया गया कि ये स्पेसिफिक होगा और ये जर्नल होगा। तो जर्नल कंसेंट में क्या, नॉर्मली गिवन बाय स्टेट हेल्प टू सीबीआई कंडक्ट ए सीमलेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन केस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन देयर स्टेट। उसमें जो सेंटर स्टेट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहे होंगे उनके साथ में है, तो उधर इजीली उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा परमिशन की जरूरत नहीं है, वो जाके, क्योंकि सेंटर के ही तो हैं और सेंटर की ही तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो लोग जाके कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इजीली हो जाती है, ठीक है ना। नॉर्मली एक कंसेंट दे दिया जाता है, उधर कंसेंट में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे जनरल कंसेंट इज कंसेंट बाई डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट हो जाता है अपने आप, मतलब यहाँ परमिशन लेनी नहीं है, वो मैंने अभी बताया था ना आपको, अपने आप ही जा सकते हो। मल्टीपल स्टेट है विड्रॉल। अभी जब लोगों को पता चलता है कि ये तो डिफॉल्ट है, अपने आप आ जाएंगे, तो फिर वो क्या किए, जनरल जो भी आपका जनरल कंसेंट रहता है उसको विड्रॉल कर लेते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, मिजोरम और पंजाब। इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, तो सीबीआई वुड हैव अप्लाइड टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस, वो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। अपन को सलाम किए बिना अंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो जब भी स्पेसिफिक कंसेंट होगा ना, तो फिर वो ममता बनर्जी जैसा आप सोच लो कि वो अपन को सलाम कर पहले, उसके बाद में इधर जाके कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने का करो, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो कह देंगे मन की बात वाले मोदी, प्राइम मिनिस्टर, मौन की बात वाले प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, अब ये क्या है, तो ध्यान रखना है आपको, ये मैंने पढ़ लिया, एक बार रिवीजन भी हो गया ना। तो इधर था इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी इन प्रो। हाँ, एक और चीज़ यहाँ जाननी थी हमें पीटी की वजह से, सॉरी मैं आगे चला गया। यदि आपने मान के चलो कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और बीच में विड्रॉल कर लिया, तो इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, बीच में रुकेंगे नहीं वो, है ना, ये वाली बात यहाँ रखनी है।
और क्या है, काउट रेड हैंडल, ठीक है ना। ये क्या है कि यदि कोई आदमी रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो फिर वो इजीली जाके उसे पकड़ सकते हैं, जनरल कंसेंट में ही आता है। कोई कोई चीज़ पैसे लेते रंगे हाथ पकड़ गया तो जनरल कंसेंट में आएगा, उधर जाके उसे पेड़ हो जाएगा। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जी, जो डीजीपी होता है उसका क्या है। देखो भाई, ये हमारे लिए वैसे तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है अपॉइंटमेंट के हिसाब से, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड जानने में, कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अपॉइंटमेंट किसका हुआ है उसका नाम जानना कुछ हमारे काम का नहीं है। ये हम लोग कोई वन डे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे कोई काम का नहीं। अभी जो पंजाब स्टेट है ना, तो पंजाब असेंबली ने क्या पास किया, पंजाब जो पास किया पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023। उन्होंने कहा है कि जो डीजीपी होगा ना, उसको वो लोग खुद ही, डायरेक्टर ऑफ पुलिस, अपने हिसाब से अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली में क्या है ना, पुलिस जो है ना, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वो उस पर एक्ट वैक्ट बना सकता है ना, कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है। लेकिन डीजीपी के बारे में उसका जो प्रमोशन है ये सब, डीजीपी कौन बनता है, आईपीएस बनता है। तो आईपीएस आईएएस इन सब का तो प्रमोशन और सब चीज़ें तो किसके पास होती हैं, यूपीएससी के पास में। तो यूपीएससी को इन्होंने क्या किया, बाईपास करके सीधा अपनी एक कमेटी बनाई और कमेटी के हिसाब से ये लोग उसे अपॉइंट कर देंगे, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक स्टेट, हाँ ठीक है, हमने बता दिया है अपने पुलिस स्टेट लिस्ट में आती है। तो क्या है कि द बिल अमेंड जजमेंट एक्ट, ठीक है, बाईपास द रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट बाय द यूपीएससी, मैंने वही बोला था ना, यही है कि जो यूपीएससी काम करता है ना उसको उन्होंने बाईपास कर दिया, बस इतना ही काम का है। तो इज्जत कम कर रहे हैं बेटा यूपीएससी का। अब ये क्या करेंगे, 7 मेंबर का कोई कमिटी बैठाएंगे, एक पैनल बनाएंगे 3 मेंबर का, जो सीनियर मोस्ट होंगे उनमें से ही कोई एक आदमी को चुन लेंगे। तो उसका प्रोसीजर क्या है वो हमारे किसी काम का नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी यूपीएससी से लोग सेलेक्ट होते हैं ना, उन लोगों का देखभाल, मतलब उनके अपॉइंटमेंट से लेके, मान के चलो जब भी उसे सर्व करते हैं वो, तो कमीशन होते हैं, उससे लेके उनका जो भी ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र तो नहीं कहेंगे लेकिन प्रमोशन में उसमें वगैरह यूपीएससी ही करता है, ठीक है। तो कोई अपॉइंट होगा तो वो प्रमोशन ही हुआ ना, तो वो सब बाईपास करके उन्होंने कहा कि हम ही अपनी कंपनी बना के ये कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब खत्म हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें और देखते रहें। तब जय हिंद, जय भारत।